तो कल के सेशन में हम लोग या उससे पहले जो भी हमारा सेशन था तो उसमें हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि एस्से राइटिंग में इंट्रो पार्ट को किस तरीके से अच्छे से लिखा जाना चाहिए। इंट्रो पार्ट पे क्या कुछ ज़रूरी बातें हैं जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अ, इंट्रो पार्ट को लेकर के कुछ बातें मैंने बताई और कुछ बातें आज के सेशन में आपको बताना है और बहुत सारे स्टूडेंट ने अपनी कॉपी भेजी हुई है तो उनकी कॉपी भी इस सेशन में देखेंगे कि किस तरीके से उन लोगों ने आंसर राइटिंग को अप्रोच किया है, ठीक है? तो अभी स्क्रीन विजिबल है प्रॉपर? Yes. Yes, sir. तो बहुत सारी कॉपी आई हैं तो उन सबको मैंने मर्ज कर दिया है। लेकिन सबसे पहले कल के पिछले सेशन में कौन-कौन नहीं था? पिछले सेशन में, जो इससे पहले इंट्रो का जो पिछला सेशन था। सर हाँ, मैं नहीं था सर सेशन में सर। सर मैं भी नहीं थी। Yes, sir. शुक्र। हाँ, तो आप क्यों इंद्रदेव आप क्यों नहीं थे? सर वो माथा दर्द कर रहा था। शिप्रा आप? सर मैंने बताया था मैं जर्नी में थी, वो आफ्टर ट्रेनिंग में आ रही थी तो जर्नी में थी सर, आपको बताया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पिछले सेशन में मैंने आपको बताया कि मतलब एसे राइटिंग में इंट्रो जो है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इंट्रो के ऊपर कुछ बातें आपको बताई थी कि 2 कुछ बेसिक रूल्स हैं जिसके ऊपर आपको काम करना होता है और 2025 का पेपर मैंने आपके सामने प्रेज़ेंट किया था और भूमिका जो है सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एस्से राइटिंग में। और शुरुआत में मैंने बताया कि किसी भी कविता, कहानी, श्लोक, अंग्रेजी उद्धरण इनके सब के माध्यम से आप अपने एस्से राइटिंग की शुरुआत कर सकते हो। लेकिन इसमें रूल नंबर 1 इंट्रो में मैंने बताया था कि रूल नंबर 1 ये है कि इन केस अगर आपको मतलब इसमें से कुछ बहुत अच्छे से नहीं आ रहा है, अगर आ भी रहा है फिर भी उसके कीवर्ड को भूमिका में परिभाषित करना ये ध्यान में रखना है आपको कि कीवर्ड को आप बता दो क्योंकि कीवर्ड की डेफिनिशन बता दो। इस पे इसको लेकर के मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था आपको कि जैसे इस एस्से के माध्यम से मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जैसे रचनात्मकता व देखना है जो बाकी सभी ने नहीं देखा और बस सोचना है जो किसी और ने नहीं सोचा। तो इसमें जैसे रचनात्मकता एक कीवर्ड है और रचनात्मकता कीवर्ड पर किसी की माइक ओपन है वो अपनी ऑफ कर लेंगे, ठीक है? रचनात्मकता वो कीवर्ड है तो इसको डिफाइन करना है शुरू में मतलब थोड़ा-सा रचनात्मकता से रिलेटेड कोई पोएम, कुछ स्टोरी अगर इस तरीके का कुछ है तब तो ठीक है। इन केस अगर नहीं है तो फिर रचनात्मकता के कीवर्ड को डिफाइन करते हुए आप अपने एस्से राइटिंग की शुरुआत कर सकते हो, ठीक है? तो ये कुछ बातें बताई थी, फिर इसमें बहुत सारी बातें आप लोगों ने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स दिए थे। मैंने कुछ बताया था न्यूटन के बारे में, गैलीलियो की कुछ स्टोरी, जेएस मिल, एडम स्मिथ और रचनात्मकता की डेफ़िनिशन क्या होनी चाहिए, क्या कुछ, तो उसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे, ठीक है? क्रिएटिव इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा था आपको कि क्रिएटिव इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट से आप स्टार्टिंग कर सकते हो, ठीक है? तो ऐसा कुछ हो सकता है। फिर उसके बाद रूल नंबर 2 में मैंने आपको बताया कि निबंध का जो टॉपिक होता है उसमें कुछ मेटाफर होते हैं, कुछ रूपक होते हैं, तो उनको भूमिका में परिभाषित करना बहुत अनिवार्य होता है। मेटाफर को बताना, रूपकों को ओपन करना क्योंकि एग्ज़ामिनर को आपको बताना होगा कि इस रूपक का क्या मतलब है क्योंकि कभी ऐसे का टॉपिक जैसे इस तरीके का आता है कि जिसमें कुछ प्रस्तुत अर्थ जो है उसकी प्रस्तुत अर्थ उतना नहीं है जितना उसका अप्रस्तुत अर्थ मैटर करता है। प्रस्तुत अर्थ से ज़्यादा अप्रस्तुत अर्थ उसका ज़्यादा मैटर करता है। मेटाफर सत्य कोई रंग नहीं जानता तो इसका मतलब ये नहीं है कि सत्य को कलर ब्लाइंडनेस हो गया है, सत्य अंधा हो गया है। ऐसा कुछ इसका मतलब नहीं है, सत्य कोई रंग नहीं जानता इसका मतलब हुआ कि
रंग ना जानने के पीछे का मैंने आपको बताया कि जैसे सत्य कोई रंग नहीं जानता तो रंग का मतलब सत्य कोई जाति, सत्य किसी धर्म, सत्य किसी वेशभूषा, सत्य किसी व्यवहार, सत्य किसी कामना को, सत्य किसी क्रोध को, किसी भी तरीके की भावना को, किसी भी तरीके की जाति, किसी भी तरीके के धर्म, किसी भी तरीके की व्यवस्था को, किसी भी तरीके के संबंध को, ये उस चीज को मतलब इंडिकेट करता है। तो सत्य कोई रंग नहीं जानता, तो रंग को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि निबंध की प्रस्तुत निबंध के विषय में यहाँ पर रंग का तात्पर्य है कि इस तरीके की कुछ बातें एग्जामिनर को बतानी पड़ेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि मतलब फिर आगे बहुत मेन बॉडी में बहुत सारे, और इसकी स्टार्टिंग के लिए मैंने बताया था कि ये साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और ये सारी बातें कुछ से स्टार्ट कर सकते हो। सत्यमेव जयते, सत्य के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। फिर इसके बाद मैंने रंग को बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया था कि रंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इस वाले हिस्से पर हम लोग बात कर रहे थे कि जंगल सभ्यताओं, फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि जिसमें जैसे इस तरीके भी कुछ टॉपिक्स होते हैं कि जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। तो इस वाले निबंध के विषय में क्या है कि प्रस्तुत अर्थ भी है, इसके साथ-साथ अप्रस्तुत अर्थ भी है। कि मतलब इसमें जो प्रस्तुत अर्थ, ये भी बात सही है कि किस कोई भी सभ्यता का डेवलपमेंट होगा, तो सभ्यता का जो डेवलपमेंट होता है वो हमेशा हमेशा उन्हीं जगहों पर होगा जहाँ पर नदी होगी। जनरली ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी मैटर कर जाती थी। या मेसोपोटामिया की सभ्यता जो जहाँ पर डेवलप हुई, वहाँ पर किसी नदी का प्रभाव। फिर इसके बाद चीन की जो सभ्यता, हांगो सभ्यता है, वो सभ्यता कहीं न कहीं किसी नदी के किनारे, या मिस्र की सभ्यता जो हो गई। तो ये सारी सभ्यताएँ किसी न किसी नदी के किनारे ही खुद को डेवलप करती हुई नज़र आती है, और ये नदियाँ जो हैं, ये नदियाँ ही वो कारण बनती हैं वनस्पतियों के डेवलपमेंट का। तो वनस्पतियों का विकास होता है, इनका भी डेवलपमेंट होना स्वाभाविक है नदियों के पास। तो जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं, तो इसका प्रस्तुत अर्थ भी है, और प्रस्तुत अर्थ के साथ-साथ इसमें बहुत कुछ अप्रस्तुत अर्थ भी है। तो ये कुछ इस तरीके के भी इससे आएँगे, तो इस पर अभी हम बात थोड़ी देर में करते हैं। इससे पहले मैंने कुछ होमवर्क दिया था कि आपको इस पर कुछ करके लेकर के आना है। कि इसमें से किसी एक का इंट्रो लिखने के लिए कहा था, क्योंकि इंट्रो के बारे में मैंने सब कुछ लगभग रूल 1 रूल 2 जो बताने थे वो आपको बता दिया था। तो इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मतलब यहाँ पे इंट्रो लिखा है। ये किसकी कॉपी है? बिना लड़े दुश्मन को परास्त करना युद्ध की, ये 1 मिनट देख लेता हूँ ये किसकी कॉपी है। ठीक है, ये मतलब किसी स्टूडेंट ने लिख कर के भेजा है, और अच्छा, रवि की कॉपी है, ठीक है। तो रवि ने भेजा है कि ये कंटेंट जो अब हो इस टॉपिक पर 2025 का ये एस्से है, और इसी पर इंट्रो लिखने के लिए पिछले सेशन में बोला गया था, तो वही अ, तो इसमें रवि, कभी भी एस्से की स्टार्टिंग करो तो यहाँ से मत करो, ये लाइन के यहाँ से किया करो, यहाँ से ऐसे, ये वाली चीज़ें छोड़ दो, ये यहाँ से लिखने का नहीं, लिखना मत चालू करो, यहाँ से बीच से मिड से चालू किया करो ऐसे कुछ, ठीक है? तो वो इम्पैक्ट मतलब थोड़ा-सा प्रेज़ेंटेशन अच्छा लगता है, ठीक है? जैसे ये कोई पेज है तो यहाँ से ऐसे स्टार्ट करना है, ठीक है? तो ये 2025 का ऐसे था कि बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की। तो इसमें इस वाले हिस्से में कुछ ऐसा रूपक नहीं है, इसमें कुछ ऐसे मेटाफर्स नहीं है, तो मेटाफर्स को कुछ ओपन करने जैसा है ही नहीं। तो इसमें जो मुझे ध्यान देना है, जो बातें, वो है इसका प्रस्तुत अर्थ ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। तो इसके प्रस्तुत अर्थ पर ही देखते हैं, रवि ने कुछ स्टोरी लिखा है तो उसको देख लेते हैं, ठीक है? नेपोलियन बोनापार्ट 1812 में रूसी विस्तार की आकांक्षा में
रूस पर कूच किया, परंतु रूसी सेना ने सीधी लड़ाई के बजाय जलाओ और पीछे हटो की नीति अपनाई, जब तक कि फ्रांसीसी सैनिक मॉस्को तक पहुँचे। अधिकांश सैनिक भीषण ठंड, भूखमरी अ, भूखमरी के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। अंततः रूसी सैनिक ने उनकी वापसी के दौरान हमला कर उनकी आकांक्षा का ही रूप प्रदान किया। ठीक है, स्टोरी कनेक्टेड है और फिर इसको इसी स्टोरी को तुमने किस तरीके से एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट किया, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है कि उपर्युक्त शीर्षक से यह ज्ञात होता है कि युद्ध केवल हिंसा नहीं है, वह इससे परे विवेक, आत्मनियंत्रण, रणनीति, नियोजन जैसे कला के रूप में प्रदर्शित होता है। बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। रवि, अब जैसे तुमने यहाँ पर सेकंड वाले पैराग्राफ में जब तुम स्टोरी तुम बता रहे थे, फिर अचानक तुम निबंध के टॉपिक पर मतलब चले जा रहे हो, ठीक है? तो मतलब यहाँ पे तुमको क्या करना है कि कहानी के माध्यम से यह स्पष्ट होता है, इस प्रकार ऐसा कुछ लिखना है, क्योंकि कहानी से तुम अपने फ्लो को कर रहे थे, तो इस प्रकार कहानी के माध्यम से या इस प्रकार ऐतिहासिक विवरण से स्पष्ट होता है, क्योंकि ये कोई वैसी मिथिकल स्टोरी नहीं है। तो ऐतिहासिक विवरण से इस प्रकार ऐतिहासिक विवरण से निबंध का विषय पूर्णतया स्पष्ट होता है। स्पष्ट इस प्रकार ऐतिहासिक विवरण से निबंध का विषय पूर्णतया स्पष्ट होता है कि 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 युद्ध में हिंसक क्रांति करके ही लड़ना हिंसक क्रांति करके ही लड़ना और जीतना एकमात्र विकल्प नहीं है। इसे बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त किया जा सकता है। यहाँ पर फिर बिना लड़े का मतलब तुमको बताना पड़ेगा कि बिना लड़े का तात्पर्य है कि निबंध में बिना लड़े का तात्पर्य है कि आत्मनियंत्रण, विवेक और रणनीतिक योजना, इनके सबके माध्यम से संयम बरतना, धैर्य रखना, ये सारी बातें। तो रवि, यहाँ पर जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर तुमने जो कंटेंट दिया है, वो पहले पैराग्राफ से फ्लो नहीं बन पा रहा है, पहले पैराग्राफ से रिलेट नहीं कर पा रहे हो। बाकी तुम्हारी स्टोरी ठीक है, थोड़ा-सा ये बताना पड़ेगा कि क्योंकि जनरली क्या होता है, युद्ध तो लड़ कर के जीते जाते हैं। तो यहाँ पे एग्जामिनर को एक इंडिकेशन देना पड़ेगा कि बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। तो ये चीज एग्जामिनर को समझाना पड़ेगा। ये चीज एग्जामिनर को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? यस सर, आ रही है, प्रॉपर है। ठीक है, ठीक है। यस सर। तो बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना, ये रवि तुम्हें एग्जामिनर को समझाना पड़ेगा, तभी उसको समझ आएगा। और यहाँ पे रिलेट करके अपनी बातों को रखो, तभी एक अच्छा इससे कहलाएगा, ठीक है? तो ये वाली रवि की स्टोरी तो सबने देख ही लिया और अच्छा है, कंटेंट से रिलेट करता है और अच्छे से लिखा है, ठीक है? और फिर उसके बाद एक और टॉपिक पे इन्होंने, ये किसकी कॉपी है? विचार एक दुनिया खोजता भी है और एक बनाता भी है। ठीक है, ये भी किसी स्टूडेंट ने भेजा था कि विचार एक दुनिया खोजता भी है और एक बनाता भी है। अच्छा, आनंद, ठीक है, ठीक है। इसमें
इन्होंने मार्क्स के विचार से शुरुआत किया है कि मार्क्स जर्मनी में पैदा हुए और ये वही वाला एसे था जो रचनात्मकता वाला एसे जो मैं बहुत डिटेल में बता रहा था सेकंड सेशन में। अब जिन्होंने सेकंड सेशन नहीं अटेम्प्ट किया उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा होगा। उनको लग रहा होगा कि ये इतना ज़्यादा आगे कैसे बढ़ गए? क्या हो रहा है? क्या कुछ चल रहा है? अब सेकंड सेशन मिस करना ये बहुत ज़्यादा आपके लिए अभी कंटेंट ही नहीं समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या कुछ चल रहा है क्लास में। तो क्लासेस मत मिस करिए, सेशन मिस करोगे तो इसी तरीके की प्रॉब्लम आएगी। अ और ये बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो एसे का रहता है, जो बहुत मतलब बहुत टॉपर्स और पिछले इतने सालों से जो कुछ भी सीखा वो सब आपको बता रहा हूँ। तो ये फॉर्मेट एक बार आप सीख लोगे बिना क्लासेस मिस किए तो हमेशा के लिए ये आपका हो जाएगा। एसे में मतलब ऐसा कुछ आपको नोट्स नहीं बनाने की ज़रूरत है, कुछ अलग से कंटेंट नहीं प्रिपेयर करना है, कुछ भी नहीं करना है। बस एक बार फॉर्मेट सीख जाओ जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ। और जो रूल्स बता रहा हूँ, उन रूल्स पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि टॉपिक को समझना है। एस्से में इस तरीके की कुछ स्टार्टिंग करनी है। मेटाफर जो होंगे, उनसे एग्ज़ामिनर को बताना होगा कि ये मेटाफर्स हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है? तो ये भूमिका से रिलेटेड उसी पर बातचीत चल रही है, तो उसी का होमवर्क जो दिया गया था, उसी पर स्टूडेंट्स लोग लिख कर के लाए हैं, जो पिछले सेशन में नहीं थे, उनके लिए था ये। कि विचार एक दुनिया खोजता भी है और एक बनाता भी है। तो इसमें मार्क्स के विचार, अब मार्क्स के विचार ऐसे कुछ हेडिंग डालने का ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे तुमने कार्ल मार्क्स ऐसा कुछ लिख कर के अपना स्टार्टिंग कर सकते हो कि कार्ल मार्क्स जो हैं जर्मनी में पैदा हुए और युद्ध की अनिश्चितताओं के कारण। हाँ, रवि की कॉपी में एक ये भी रवि तुमको ध्यान देना है कि जो व्याकरणिक त्रुटियाँ कर रहे हो हिंदी भाषा पे की, ये क एस्से में ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। यहाँ पे तुम्हारे मार्क्स कट जाएँगे रवि, तो इसका बहुत ध्यान रखो। ये फ्रांसीसी तुमने गलत लिख दिया है और एक जगह और कहीं भुखमरी तुमने गलत लिख दिया है, तो ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है। विचार एक दुनिया खोजता भी है और एक बनाता भी है। कार्ल मार्क्स जर्मनी में पैदा हुए और युद्ध की अनिश्चितताओं के कारण इंग्लैंड में बस गए। उन्होंने अपने विचारों में एक दुनिया खोजी और दास कैपिटल पुस्तक लिखी। अ, उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से दुनिया को बताया कि किस प्रकार से बुर्जुआ वर्ग लोगों का शोषण करता है। जो क्वेश्चन मार्क कहाँ पे देना है, ये सब एस्से राइटिंग में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। दास कैपिटल एक बुक है, तो इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। दुनिया पे शायद से ऐसे उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से वर्ग संघर्ष की अवधारणा को प्रस्तुत किया और कहा कि संपत्ति पर संपत्ति पर सभी का अधिकार होना चाहिए। इससे लोगों का शोषण नहीं होगा। इससे लोगों का शोषण नहीं होगा। अब मार्क्स की जो भी विचारधारा है उसको थोड़ा-सा, क्योंकि कार्ल मार्क्स को तुम रख रहे हो, उनके थॉट्स को बता रहे हो, तो इसमें संपत्ति पर सभी का अधिकार होना चाहिए, इससे लोगों का शोषण नहीं होगा। तो इसमें कुछ पावरफुल, जैसे उनके समता मूलक समाज की स्थापना पर जोर देते हैं, साम्यवाद की स्थापना की बात करते हैं। कुछ इस तरीके के भारी भरकम शब्द आनंद यूज़ करो। और थोड़ा-सा बहुत इतना कॉमन वे में लिखोगे कि सभी को मिल जाए संपत्ति और सब बढ़िया हो जाए, सब ठीक हो जाए, स्वस्थ रहें सब। तो ये इस तरीके का नहीं लिखना है। थोड़ा-सा मतलब अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करना है और ये ग्रामेटिकल एरर से बचना है। तो इन सब बातों का विचार एक दुनिया खोजता भी, तो ये रचनात्मकता वाला जो टॉपिक मैं उस दिन करवा रहा था उसी पर है, तो ये बहुत अच्छा लिखा है आनंद। कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छा है, तुमने रिलेट भी किया है और मार्क्स ने अपने विचारों से एक दुनिया खोजा और बनाया भी। वर्तमान में चीन, क्यूबा और रूस जैसे देश उस दुनिया के हिस्सा हैं। तो ठीक है, कंटेंट ठीक है, बस तुमको थोड़ा-सा आनंद ध्यान देना पड़ेगा कि मतलब कुछ मार्क्स के बारे में जो महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं मार्क्स के दर्शन की, उनका यूज़ करना है, ठीक है?
और बाकी यहाँ पे इंट्रो में अब तुम बता दो इस बात को कि मार्क्स तक सीमित ना रहो। तुम इस बात को लिख दो कि इस प्रकार निबंध की विषय को प्रस्तुत उदाहरण के माध्यम से स्पष्टता से समझा जा सकता है कि विचार ही क्रांति का एक माध्यम है, विचार ही वह दुनिया खोजता है और बनाता है। तो इस तरीके से कुछ रिलेट करना है थोड़ा-सा अपनी बात को। और फिर उसके बाद जैसे इंट्रो आपको लग रहा है अब कंप्लीट हो गया, तो आपको बताना है कि निबंध के मुख्य भाग में प्रस्तुत निबंध को पूर्णतया स्पष्ट करने के बाद निबंध के मुख्य भाग में देखें तो। ठीक है, जिन्होंने भी भेजा है मैं देखता हूँ। ठीक है। तो आनंद, होपफुली आपको जो मैं बता रहा हूँ वो आपको समझ में आया होगा और अच्छा अटेम्प्ट किया है, और बस क्वेश्चन से रिलेट करके थोड़ा-सा चलना है, ठीक है? और चूँकि इसमें कोई मेटाफर ऐसा कुछ था नहीं, तो आपने कुछ ऐसा मेटाफर ओपन करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस एग्ज़ाम्पल से आपने, लेकिन इसमें मेन बॉडी को किस तरीके से इसमें अप्रोच करना है वो सब भी देखेंगे। ये किसकी कॉपी है? अ, ये भी एक स्टूडेंट की कॉपी है। अच्छा, ये भी आनंद की कॉपी है। बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। 2017 में रिलीज़ हुई एनिमेटेड हॉलीवुड की एनिमेटेड मूवी फर्डिनेंड चरित्र बैल की कहानी। जब फर्डिनेंड के पिता को रिंग में लड़ने के लिए चुना जाता है, तो वह दुखी हो जाता है। उसका पिता उससे कहता है कि दिन भी एक तुम दिन भी मेरी तरह एक दिन एक दिन तुम भी एक दिन तुम भी मेरी तरह चैंपियन बनोगे। एक एक तुम दिन भी, ये क्या है आनंद? एक दिन तुम भी मेरी तरह चैंपियन बनोगे। फर्डिनेंड अपने पिता से कहता है, क्या मैं बिना लड़े चैंपियन नहीं बन सकता? उसका पिता रिंग में जाता है और वापस नहीं आता। वह पिता की मृत्यु से उदास होकर मालिक के घर से भाग जाता है। वह एक अच्छे मालिक के घर पहुंच जाता है और वहीं बड़ा होता है। कुछ समय बाद उसकी मलती उसकी मालकिन उसकी मालिक गलती अच्छा, गलती उसकी गलती उसकी गलती की वजह से पुलिस उसे उसी स्थान पर लाकर छोड़ती है जहां से भागा रहता है। वह वहां पहुंचकर अपने साथी बैल मित्रों को समझाता है कि दुनिया में बहुत से अच्छे लोग हैं, यदि वहां पहुंच जाएं तो हमें लड़ना नहीं पड़ेगा। अंततः योजनाबद्ध तरीके से बिना युद्ध किए अपने साथियों के साथ भागने में सफल हो जाता है और बिना लड़े दुश्मन को परास्त कर देता है। ओह ग्रेट! बहुत अच्छा है। और क्वेश्चन से रिलेटेबल है आनंद, और लेकिन अब यहाँ पर जैसे इस तरीके की कोई भी स्टोरी देने के बाद थोड़ा-सा स्टोरी लंबी ज़रूर हो गई है, थोड़ा-सा इसको संक्षिप्त में रखने की कोशिश करना, ठीक है? बहुत ज़्यादा शब्द खर्च हो गए हैं और थोड़ा-सा बस इसको संक्षिप्त में रखने की कोशिश करना है और फिर बताना है कि इस प्रकार कहानी के माध्यम से रिलेट करना है। हमेशा एग्ज़ामिनर को बताते रहना है कि तुम यूँ ही इस तरीके की बातें नहीं कर रहे हो, बैल-वैल की और ऐसा कुछ। तुम अचानक से ऐसा नहीं तुमने पेन उठाया और बैल के बारे में बातचीत करने लगे। तो वैसा कुछ तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ अचानक नहीं कर रहे हो। तुम ये सब बहुत सिस्टमैटिक और तुम्हारे पास एक मतलब चार्ट है, एक प्लान्ड चार्ट है, जिसके अंतर्गत तुम ये सारी बातें कर रहे हो। तो मतलब ये एग्ज़ामिनर को हमेशा बताते रहना है कि तुमने स्टोरी इस प्रकार प्रस्तुत कहानी के माध्यम से स्पष्ट होता है कि इस प्रकार निबंध को पूर्णतया स्पष्ट करते हुए अब निबंध के मुख्य भाग में जाएँ तो
इस प्रकार एग्ज़ामिनर की उँगली तुमने पकड़ रखा है और उसी को घुमाते उसी को लेकर के चलना है। तो ये सारी बातें आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पर कुछ एग्ज़ामिनर कॉपी देखा और ऐसा तुम्हारे पास वे होना चाहिए। तुम उस एग्ज़ामिनर को बताओ कि तुम ऐसा नहीं है कि तुम भटकते हुए आए हो, तुम गुम नहीं होकर के आए हो, तुम प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में चलते हुए आए हो, ठीक है? तो हमेशा और जो स्टोरी है थोड़ी-सी लंबी हो गई है आनंद, तो उसको थोड़ा-सा शॉर्ट में रखने की कोशिश करो और एग्ज़ामिनर को इंडिकेट करो कि हाँ, ये निबंध के विषय से रिलेटेबल है। इस तरीके की कुछ बातें करनी है, ठीक है? तो ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद ये किसकी कॉपी है? ये प्रिया की कॉपी है। प्रिया अभी आप हो सेशन में? सर मेरी नहीं है। आपकी नहीं है? नहीं। ये किसकी कॉपी है? ठीक है, किसी स्टूडेंट ने भेजा था शायद से वो अभी सेशन में नहीं है। तो ये किसी स्टूडेंट ने इस पर भी हम लोगों ने बातचीत बहुत डिटेल में किया था कि सत्य कोई रंग नहीं जानता, तो इसमें मैंने बताया था कि मेटाफर भी है और इस तरीके से तो ये साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप, कबीर इस तरह डैश लगा करके ऐसे लिखना है, ठीक है? डैश ये नहीं, डैश लगा करके, ठीक है? फिर यहाँ पे डैश नहीं लगाना है। कबीर कहते हैं कि सच्चाई के समान अब सामान कोई लिखेगा और सामान कोई लिख देगा तो इस तरीके की गलतियाँ नहीं करनी है। एस्से में ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है। एस्से में आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करने से बचना है आपको। कबीर कहते हैं कि सच्चाई के सामान कोई तो सामान नहीं है, समान लिखना है। सच्चाई के सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है और झूठ के सामान समान कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सच्चाई निवास करती है, स्वयं ईश्वर भी उसी के हृदय में वास करता है। कबीर का यह दोहा स्पष्ट करता है कि सत्य मनुष्य के चरित्र की ऊंची साधना है, जिसका कोई विकल्प नहीं है। सत्य का संबंध किसी जाति, धर्म, वर्ण, रंग से नहीं बल्कि मनुष्य के आंतरिक चरित्र जिसके हृदय में सत्य निवास करता है, उसके भीतर स्वयं ईश्वर का सत्य मनुष्य को उच्च इसी सत्य की महानता दर्शन और सत्यमेव जयते अंततः सत्य चाहे झूठा कितने रंगों अब आप यहाँ पे अब सत्य ये सत्य ऐसे नहीं मतलब आपको आपने यहाँ पे कबीर का दोहा दिया फिर उसके बाद बताया कि हाँ सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है, झूठ के समान कोई पाप नहीं है, जिसके हृदय में सच्चाई निवास करती है स्वयं ईश्वर भी उसी के हृदय में, ऐसा कुछ बातें बोली। फिर उसके बाद एग्जामिनर की उंगली पकड़ के लेके चलो कि इस प्रकार कबीर के दोहे से सत्य की महत्ता को समझा जा सकता है। निबंध के विषय में निबंध के विषय में रूपक के तौर पर यह प्रस्तुत है कि सत्य कोई रंग नहीं जानता। तो यहाँ पर रंग का तात्पर्य है कि इस तरीके से विषय को ओपन करना है। ओपन नहीं कर यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि रंग क्या है, रंग का मतलब क्या है, वो डिफाइन नहीं हो रहा है। रंग क्यों, किस संदर्भ में रंग यूज किया गया है, वो नहीं बताया जा रहा है कि सत्य कोई रंग नहीं जानता है, तो सत्य की आपने महिमा बता दिया सत्य के बारे में, लेकिन यहाँ पे विषय अभी ओपन ही नहीं हुआ है। कबीर का यह दोहा है, कबीर के ऊपर निबंध है ही नहीं, कबीर के इस दोहे के ऊपर निबंध है क्या? वो आपने संक्षिप्त में बताया, फिर आपने लिखा कि इस प्रकार कबीर के दोहे के माध्यम से प्रस्तुत निबंध को इस प्रकार कबीर के दोहे के माध्यम से सत्य की महत्ता को स्पष्टता समझा जा सकता है। निबंध में रूपक के तौर पर यह कहा गया है कि सत्य कोई रंग नहीं जानता। यहाँ रंग शब्द का तात्पर्य है कि
फिर उसके बाद रंग का तात्पर्य जाति से है, रंग का तात्पर्य धर्म से है, रंग का तात्पर्य वर्ण से है, रंग का तात्पर्य वेशभूषा से है, रंग का तात्पर्य स्वभाव से है, रंग का तात्पर्य मनोभावों से है। तो वो बता थोड़ा-सा रिलेट रिलेट नहीं कर रहे हो। रिलेट जब तक नहीं होंगी बातें, तो एक पढ़ने में मज़ा ही नहीं आ रहा। अब इसको एक बार दोबारा से पढ़ते हैं, देखो। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। कबीर कहते हैं कि सत्य के समान कोई तपस्या नहीं है, झूठ के समान कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सच्चाई निवास करती है, स्वयं ईश्वर भी उसी के हृदय में वास करता है। कबीर का यह दोहा स्पष्ट करता है कि सत्य मनुष्य के चरित्र की ऊंची साधना है, जिसका कोई विकल्प नहीं है। सत्य का संबंध किसी जाति, धर्म, वर्ण या रंग से नहीं, बल्कि मनुष्य के आंतरिक चरित्र से होता है। जिसके हृदय में सत्य निवास करता है, ये इसी सत्य की महानता को भारतीय दर्शन और उपनिषदों ने भी उच्च स्थान दिया। मुंडक उपनिषद में ये। फिर उसके बाद सार्वभौमिक घोषणा, चाहे झूठ कितने रंग शब्द यूज कर रहे हो, लेकिन रंग का मतलब क्यों नहीं बता रहे हो? सत्य कोई रंग नहीं जानता, यह कथन आज के समय में प्रासंगिक। सत्य रंग है क्या? मैंने यही तो बात बताई थी कि मेटाफर्स आपको ओपन करना है। मेटाफर ओपन नहीं करोगे तो चीज़ें एग्ज़ामिनर को कन्वे ही नहीं हो रही कि आपने सत्य कोई रंग नहीं जानता, इसका मतलब आपने समझा है कि नहीं समझा है? आपने इस निबंध को समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो? तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जिसकी भी कॉपी है तो वो इस बात का ध्यान रखो कि स्टार्टिंग ही आपकी बहुत मतलब यहाँ पर मतलब उतने अच्छे से कन्वे नहीं हो रहा है कंटे कि आपने एस्से के टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है कि नहीं समझ पाए हो। प्रिया, इनकी कॉपी में जो भी दिक्कत है वो तुम्हें समझ आ रही है? जो मैं बताना चाह रहा हूँ? यस सर, आ गई है। उसमें मेटाफर नहीं खुला हुआ है, तो उसको खोलना है, रंग को डिफाइन करना है, क्या है उसका मीनिंग। हाँ, गुड। तो ये बातें थोड़ा-सा ध्यान रखना है जिसकी भी कॉपी है। और वैसे तो इन्होंने सा पूरा एस्से लिख दिया है। अभी तो हम धीरे-धीरे चल रहे हैं कि तो अभी ये सब चेक करने के पेजेज़ चेक करने की कोई बात ही नहीं है। अभी तो मेन बॉडी पर आज इंट्रो पर और ये सब आपकी कॉपीज़ देख कर के इंट्रो 1-2 और एस्सेज़ के इंट्रो देखेंगे, फिर मेन बॉडी में चलेंगे। फिर उसके बाद ये है कि अच्छे सबक कड़वे अनुभवों से ही सीखे जाते हैं। ये किसकी कॉपी है? जागृति की। जागृति? जागृति ने इसमें लिखा है कि अ, अच्छे सबक कड़वे अनुभव से ही सीखे जाते हैं। हर दौर, हर युग में यह बात सामने आती है कि इंसान खुद से उतना नहीं सीखता, खुद से उतना नहीं सीखता, जितना उसे विपरीत परिस्थितियाँ सिखाती हैं। परिस्थितियाँ, था पे आना चाहिए, ठीक है? परिस्थितियाँ सिखाती हैं, परिस्थितियाँ सिखाती हैं। सतयुग का एक प्रसिद्ध प्रसंग है कि माता-पिता को लक्ष्मण द्वारा माता सीता। माता सीता को लक्ष्मण द्वारा अनेकों बार समझाने पर भी कि भाभी इस लक्ष्मण रेखा को पार मत करना, फिर भी माता सीता द्वारा लक्ष्मण रेखा को लांघकर एक भिक्षुक को भिक्षा दी और वह भिक्षुक रावण म माता सीता को हरण कर माता ले सीता। गया। जब माता सीता लंका पहुंची तो उन्हें उस बात का अनुभव हुआ कि उन्होंने लक्ष्मण भैया की बात क्यों नहीं मानी। यदि उनकी बात मान लेती तो शायद मैं आज इस परिस्थिति में ना होती। सतयुग के इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी व्यक्ति के द्वारा अनेकों बार समझाए जाने पर हम वह नहीं समझ पाते जो हमें चुनौतियां और अनुभव सिखाते हैं। अम्म, अच्छे सबक कड़वे अनुभवों से ही सीखे जाते हैं। कोई मुझे बताएगा कि ये जो स्टोरी है ये कंटेंट से रिलेटेबल है या नहीं? क्या कुछ इसके बारे में कोई किसी का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ सेशन में? राधा, अरुण? हाँ, राधा आप बताइए। सर एक तरह से ये कि जैसे माता सीता के मतलब एक उनके वो क्या बोलते हैं हरण के बाद ही एक ऐसी स्थिति बनती है जिसमें
मतलब ब्राह्मण जैसे अहंकारी से युद्ध हाँ, लड़ने की प्रक्रिया हाँ। शुरू होती है और अंततः उसका विनाश होता है और एक तरह से नकारात्मक ऊर्जा की हानि होती है, नकारात्मक ऊर्जा मतलब हानि नहीं, नकारात्मक ऊर्जा। हाँ, समाप्त होती है। समाप्त हाँ। होती है। तो इसमें मतलब सबक कहाँ से, जैसे ये इसमें कह रहा है कि अच्छे सबक जो है वो कड़वे अनुभवों से सीखे जाते हैं। तो जैसे ये सीता माता ने लक्ष्मण रेखा लांग दिया, तो फिर उसके बाद सबक क्या मिलता है कि बड़ों मतलब अपने छोटे की भी बात माननी चाहिए। नहीं सर, ऐसा नहीं है, जैसे एक विशेष परिस्थिति थी कि मतलब इसको नहीं लांघना है, बट तो नहीं उन्होंने सबक, उसको लांघा। ठीक है, ठीक है। विकास आप बताइए। सर ये किसी और का अनुभव मतलब मान सकते हैं, जैसे लक्ष्मण ने ये लक्ष्मण रेखा खींची थी, हाँ, हाँ, तो उन्होंने जैसे कहा माता सीता को कि ये पार नहीं करना है। हाँ, हाँ, तो ये लक्ष्मण को पता है कि यहाँ से पार करने पे कुछ न कुछ मतलब अनहोनी हो सकती है। हाँ, तो हाँ, लक्ष्मण को कड़वे अनुभव पहले से पता है कि कुछ हो सकता है, लेकिन हाँ, हाँ, सीता ने प्रत्यक्षतः ये ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया है, हाँ, हाँ, अतः वो पार कर जाती है और उसके हाँ, साथ ये गलती हो जाती है। मतलब ये कुल मिला के सर प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है सर खुद का। हाँ, मतलब सीता माता को जंगल का उतना जो जंगल के अंदर जो आइडिया नहीं राक्षसी, था सर। हाँ, राक्षसी प्रवृत्तियों हाँ, का जो प्रभाव था, उसका उतना आइडिया नहीं था जितना राम और लक्ष्मण को जितना आइडिया था। और लक्ष्मण ने इसी हाँ, सचेतता को बरतते हुए उन्होंने सीता माता को ये कहा था कि लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मतलब जो राक्षस कुल के जो लोग हैं वो सब यहाँ जंगल में रहते हैं, तो इससे खतरा हो सकता है। तो वो लक्ष्मण के पास वो था, लेकिन सीता के पास उस तरीके का लेकिन सीता तो ऑलरेडी वन में थी, तो उनको तो वो सब बातें उनको भी पता थी। सर एक तरह से ये आदर्श वाक्य की तरह कार्य कर रहे हैं, मतलब शिष्टाचार या आदर्श वाला भावना। हाँ, हाँ, अरुण आप बताइए। सर मुझे तो सुनने में तो अच्छी लग रही है कहानी, लेकिन मैं तो उसको रिलेट करके मतलब आगे नहीं बढ़ पाता पूरा इस पे सर ऐसे एक चीज बताना और ये होता देख है। सकते हैं कि कहीं न कहीं जो अनहोनी हुई, हाँ, मतलब कि कुछ मांगने के हिसाब, जैसे ऋषि मुनि आया तो अपने किसी के मन में जैसे रहता है कि कोई मांगने आया है तो उसे मना कैसे करे। हाँ, तो हाँ, एक ये भी रहता है कि अनहोनी हो तो हो, लेकिन ये मांगने आया इसे देना भी जरूरी है, हाँ, हाँ। ये कह सकते हैं। तो इसमें सबक क्या मिल रहा है। सर एट दी एंड देखिए इसमें तो सर, कोई सबक है ही नहीं सर, क्या ऐसा तो नहीं है कि सबक सीता ये माता है फिर से सर वही कि गलती जैसे करी, फिर से वही करी। आगे, सर आगे से माता सीता ध्यान रखेगी कि जैसे कोई मांगने आया कुछ भी, ऐसा कुछ करने से पहले वह ध्यान रखेगी कि ऐसा कुछ अनहोनी हो सकता है। अच्छा। सर एक्चुअली मैं भी सर तो एक जैसे बता तरह रहा सर, था, ना ये मैंने आदर्श वाक्य की तरह भी काम कर रहा है। सर ये तो मैंने बोला कॉन्टेक्स्ट था ना मैच सर नहीं हो रहा है सर, मेरा बट ये हाँ रवि कॉन्सेप्ट बोलो, क्लियर आप नहीं बोलो। है। हाँ रवि बोलो आप। कॉन्टेक्स्ट, सर ये ठीक है, ये जो जो भी ये स्टोरी है एनेक्डोट्स जो है वो ठीक है, बट यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है सर वो। इसको मैच किया जा सकता है रवि, इस हाँ सर स्टोरी को। किया जा सकता है। इसको सर किया जा सर सकता है, बट बहुत मुश्किल हो जाएगा सर, फिर वो पेचीदा हो जाएगा बहुत। अच्छा, अच्छा। सर मैं अ, अपना बता रहा था ना, मैं अरुण। हाँ, विकास। जिससे सर मान के चलते, जैसे इस बार ऋषि आया कुछ मांगने की हाँ, भिक्षाम देही, और हाँ, हाँ, अगली बार माता सीता के पास कुछ और आता है या गरीब आता है कि हाँ, मुझे हाँ, कुछ पैसे दे दो, हाँ, तो हाँ, अगली बार सोचेगी ना फिर कि पिछली बार मेरे साथ ऐसा हो गया था। हाँ। तो सर तो फिर उस कंडीशन में ऐसा होगा कि मतलब इससे माता सीता ने ये सीखा है कि हर एक को मतलब मतलब किसी की सहायता करने से पहले भी उसकी परिस्थितियां, हाँ, उसके उस स्वयं उस व्यक्ति को जान लेना बहुत जरूरी है कि क्या उसको हाँ सच में सर नीड ये, है या ऐसा कुछ। और दूसरी बात ये समझ में आती है कि चूंकि सीता माता को राम और लक्ष्मण की तुलना में उतना अ, जंगल का जो एक राक्षसों का जो राक्षसों के जो आक्रमण का या राक्षसों के द्वारा जो हिंसा प्रवृत्ति
हो रही थी, उससे मतलब उतना ज़्यादा मतलब उनके पास इस तरीके का अनुभव नहीं था कि इनसे किस तरीके से निपटना है या किस तरीके से सचेतता बरतनी है, ऐसा कुछ। लेकिन यस वो राम और लक्ष्मण के पास ज़्यादा था, तो यहाँ पर उनके लिए एक ये सबक के तौर पर था कि मतलब जंगल में हमेशा सावधानी बरतना है, ऐसा कुछ। हाँ, यस हेलो सर। हाँ, 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 सिप्रा। सर ये कहानी ठीक है अपनी जगह, बट इस टॉपिक को देखते हुए मुझे लग रहा है कि सबक जैसा कुछ सीता माता को नहीं बोला सकता है। हम इसकी जगह अगर ये स्टोरी डाल देते हैं कि हाँ, अकबर बीरबल जब जा रहे थे एक बार जंगल में, और बीरबल ने उनको कहा था कि आप जो होता है सब अच्छा होता है, और हुँ, उन्होंने कहा कि अच्छा मेरी उंगली कट गई है तो कैसे अच्छा हो गया। तो हाँ, अकबर मानते नहीं है, फिर बाद में ये अपने कड़वे अनुभव से उन्होंने सीखा जब उनको आदिवासी वहाँ के पकड़ के लेके जाते हैं और टॉर्चर करते हैं। फिर उनको लगता है कि अच्छा ये उंगली उनकी कटी थी तो जो अच्छा होता है। उन्होंने अपने इस कड़वे अनुभव जो उनको टॉर्चर किया गया था उन सब से सीखते हुए उनको लगा कि अच्छा ये तो वो पहले उनको समझाया गया बीरबल के द्वारा, लेकिन वो नहीं समझे। फिर बाद में उनको जब अनुभव हुआ, जो अपने कड़वे अनुभव उनको हुए, तो उन्होंने सीखा और एक सबक भी ली कि हाँ सही बात है, जो होता है अच्छा होता है। तो मुझे लगता है सर ये स्टोरी आपके नज़रिए से ज़्यादा परफेक्टली इससे मैच हो रही है क्या? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये परफेक्टली मैच हो रही है, क्योंकि अगर ये परफेक्टली मैच होती तो हम तो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते, किसी दूसरे की कॉपी देख रहे होते। सर मतलब इसमें तो एक्चुअली सर उन्होंने स्टार्टिंग जो से स्टोरी ही बताई उसकी बात कर रही हैं। इसमें अच्छा, सर हाँ, स्टार्टिंग वो में ही अकबर बीरबल वाली जो तुमने स्टोरी बताई सिप्रा, वो जी, तो जी, जी। वो रिलेटेबल है वो, क्योंकि उसमें ये बात, ये सबक मतलब सीधे तौर पर मेंशन हो रहा है कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, तो ये मतलब लर्निंग है इसमें। इसमें इस वाली कंडीशन में क्या है कि चूंकि सीता माता जन्म से क्षत्रिय परिवार में जन्मी है, छत्री कुल में हैं और एक राजकुमारी हैं, तो उनको ये कहना कि वो उनको मतलब राक्षसों के बारे में या ये सब का उतना अनुभव नहीं था। और मतलब तो क्या हम सीता माता को गृहिणी दिखाना चाहते हैं क्या, कि वो घर के अंदर ही थी? इस तरीके का नहीं है। सीता एज़ अ वॉरियर एक बुक है अमीश त्रिपाठी की, तो उसमें सीता सीता की जो छत्रिनी जो रूप है, सीता एज़ अ वॉरियर दिखाया गया। तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि सीता एज़ अ गृहिणी है और उनको जंगल का उतना अनुभव नहीं, तो उन्होंने इस घटना से ऐसा कुछ सबक सीखा। तो वो वाली जो सिप्रा तुम बात कर रहे हो, वो तो सर आई रिलेटेड। आस्क क्वेश्चन। हाँ, हाँ, यू कैन, बट अभी 1 मिनट मैं जो कंक्लूड कर रहा हूँ जागृति, वो आपको समझ आ रहा है? ओके ओके। हाँ, यस तो सर, मैं बोल रही हूँ डोंट टाइम वेस्ट। मैं फिर से कोशिश करूंगी इसको लिखने का। आप दूसरे की कॉपी देख, अपन दूसरे की कॉपी शेयर कर सकते हैं, मतलब सीखने को मिलेगा। और इसको नहीं, मैं नहीं, दूसरे मतलब फिर से कोई बात नहीं। लिखूंगी इस हम क्वेश्चन। लोग हम लोग एक ऐसा कोई इसमें टाइम वेस्ट का बात नहीं है, बस तो एक ऐसी है कि कभी भी मतलब कुछ ये वाली स्टोरी ना, विकास जो मैंने पॉइंट बोला वो तुमको समझ आया? यस सर। कि सीता को जो तुमने जो सबक सीखने के लिए, सीता माता को जो तुम ऐसे सबक सीखने के लिए बोल रहे हो कि उन्होंने ऐसा कुछ सबक सीखा, तो तुम्हारे हिसाब से ये पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा टिल्टेड हो जा रहा है कि सीता जो है एज अ गृहिणी ज्यादा तुम लिमिटेड कर दोगे अगर वो वाला सबक सिखाओगे, तो कहोगे कि अच्छा इस कहानी के माध्यम से ये सीखने को मिल रहा है सीता को, या इस तरीके से, तो वो सीता के गृहिणी पक्ष को ज्यादा उभार रहा है, जो कि उतना आजकल एग्जामिनर के ऊपर ये बहुत नेगेटिव चला जाएगा कि, क्योंकि आजकल जो बुक्स आ रही हैं वो ऐसी आ रही हैं कि सीता एज अ वॉरियर दिखाया जा रहा है, कि सीता एक छत्रिनी के ओके तौर पर है। तो वो जो तुम पक्ष बता रहे हो वो फिर निगेटिव हो जाएगा, ठीक है? ठीक। तो उसको नहीं सर ऊपर से इसमें सीता तो अगर लक्ष्मण की बात नहीं मानती तो उसमें ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा है ना, वस्तुकरण हो रहा है उसका, तो फिर खुद की फ्री विल ठीक है, कहाँ ठीक है, रहती। ठीक है, अरुण, वो मैं आप लोगों के डिस्कशन से और जागृति होपफुली समझ गई होगी कि मतलब इस तरीके की स्टोरी आप उठा सकते हो, लेकिन एग्जामिनर को आपकी जो बातें हैं वो अच्छे से समझ आना चाहिए कि अच्छे सबक कड़वे अनुभवों से सीखे जाते हैं। तो इसमें कुछ ऐसी स्टोरी बताना है जिसमें लर्निंग्स कुछ निकले, जो मतलब कुछ ऐसी ओके बातें सर। रखनी है कि मतलब जिससे कुछ स्टोरी बताते हुए फिर लर्निंग्स आए, कुछ किसी ने कुछ कोई गलती किया फिर उसके बाद कुछ सीखा, ठीक है?
अच्छा, टॉपिक से कनेक्ट सर करने मुझे में लग रहा था जितना ये। आसान रहेगा उतनी कहानी बेहतर है, उतनी हाँ अच्छी कहानी बेहतर है ना हाँ सर? हाँ हाँ, वही वही ठीक है विकास। ठीक है सर। ठीक है जागृति, ठीक है सर। ये किसकी कॉपी है? बिना लड़े दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। सर मेरी कॉपी है। ठीक है दिशा। बिना लड़े दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। गांधी जी के शब्दों में देखें तो उनका मत है कि निष्क्रिय प्रतिरोध कठोर से कठोर हृदय को पिघला सकता है। यह एक उत्तम और बड़ा ये निष्क्रिय प्रतिरोध जो पैसिव रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, ये गांधी का वैसे उतना मूल रूप से ये गांधी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अरविंदो घोष का कॉन्सेप्ट है। अरविंदो घोष ने कॉन्सेप्ट दिया था पैसिव रेसिस्टेंस का, तो इसको थोड़ा सा सर ध्यान। आपने जो वो नोट्स भेजे थे ना, उसमें ये कोटेशन गांधी जी का मतलब उद्धरण दिया हुआ था, तो मैंने ये वहां से लिया है। ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए ये ध्यान रखो, निष्क्रिय प्रतिरोध का पैसिव रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट अरविंदो घोष का है। यह एक उत्तम और बड़ा ही कारगर उपचार है। यह परम युद्ध शस्त्र है। यह दुर्बल मनुष्य का शस्त्र नहीं है। दार्शनिक प्रतिरोध करने वालों की अपेक्षा निष्क्रिय प्रतिरोध करने वालों में कहीं ज्यादा साहस होना चाहिए। गांधी जी के उपरोक्त कथन के सार तत्व को हम समझे तो हम पाएंगे कि प्रतिरोध हमेशा तलवारों और बंदूकों से नहीं होता। अनेकों बार नैतिक बल, सत्य, लोकमत और आत्म संयम जैसे हथियार से अधिक प्रभावशाली होते हैं। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि दुश्मन को परास्त करने का अर्थ उसके शरीर पर विजय नहीं बल्कि उसके अन्याय करने की इच्छा शक्ति को बदलना है। इसी परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छा है जो आप कनेक्टेड वर्ड्स यूज कर रही हो। गांधी जी का कॉन्टेक्स्ट था तो गांधी जी से ही आपने बताया उपरोक्त कथन, ठीक है। बहुत अच्छा है। और इसी तरीके से बस अपनी बातों को रखते हुए चलना है, ठीक है। और मतलब इसी परिप्रेक्ष्य में इस असहयोग आंदोलन के दौर का गांधी जी का जनता से कहा हुआ वह कथन याद आता है, तुम सेवा बंद कर दो, राज स्वयं ढह जाएगा। राज्य होगा ना, यह प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था, कोई बंदूक नहीं, कोई मोर्चा नहीं, लेकिन ब्रिटिश शासन की वैधता को जनता के सामूहिक बहिष्कार ने गहरी चुनौती दी। हमारा इतिहास हमें अनेकों ऐसे वीरों का उदाहरण देता है जिन्होंने अहिंसा के मार्ग से बड़े युद्ध विजय हुए। अशोक जैसे महान सम्राट कलिंग युद्ध जीत कर ऐसे बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। तुमने पैसिव रेसिस्टेंस के कॉन्सेप्ट गांधी को कोट करके बहुत अच्छा है, रिलेटेबल है। और बस एग्जामिनर को अब यहाँ पे जैसे कोई दूसरा एग्जाम्पल ऐसे फ्लो में देते हुए नहीं चलना है। अब यहाँ पे कुछ डायमेंशन ओपन करना है और यहाँ पे एग्जामिनर को बताना है कि इस प्रकार निबंध के विषय को पूर्णतया स्पष्ट करने के उपरांत निबंध के मुख्य भाग में देखें तो इस तरीके की कुछ लाइन हमेशा सबको यूज करना है जब भी मतलब आपको लगे कि अभी परिचय कंप्लीट हो गया, कि इस प्रकार निबंध के विषय को ये लाइन हमेशा यूज करना है, ठीक है। पूर्णतः स्पष्ट करने के उपरांत निबंध के मुख्य भाग में निबंध के मुख्य भाग में विभिन्न आयामों को जानकर विषय को गहराई प्रदान की जा सकती है।
या इस प्रकार निबंध के विषय को पूर्णतया स्पष्ट करने के बाद मुख्य भाग में आए तो, या ऐसा कुछ बातें करनी है। थोड़ा सा एग्जामिनर को हिंट देना है कि अभी तक आपने केवल विषय को ही ओपन किया है, विषय के बारे में बातचीत किया है, विषय के कुछ मेटाफर थे तो उनके ऊपर बातचीत किया है। या फिर ऐसे कुछ लिख सकते हो, कुछ इस तरीके की बातें कि आइए अब निबंध के मुख्य भाग में, अब निबंध के मुख्य भाग में आइए, अब निबंध के मुख्य भाग में, मुख्य भाग में विभिन्न आयामों पर बात करें तो, विभिन्न आयामों पर बात करें तो, या चर्चा करें तो, निबंध के मुख्य भाग में विभिन्न आयामों पर बात करें तो, इस तरीके से मतलब एग्जामिनर को इस जैसे कोई घर नहीं दिखाता है अपना, जैसे किसी का घर गृह प्रवेश हो तो उसमें घर देखने तो यहाँ पे ऐसे ये कमरा है, ये ऐसे वो बना वो बना, तो उसी तरीके से एग्जामिनर को भी इसी तरीके से कि उसने ऐसा कुछ रखा है तो उसको मतलब ऐसा कुछ बताया कि हाँ ये होता है, ये ऐसे ये रूपक है, ऐसी कुछ होता है वैसे, फिर उसके बाद मेन बॉडी में आते आते कुछ इस तरीके की बातें करनी है। ठीक है, जब इंट्रो आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो अच्छा लिखा है दीक्षा आपने, और इसी तरीके से कंटिन्यू करना है। ठीक है, ठीक लिखा है। ओके सर। ये रबीना की कॉपी है। रबीना, जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। इसमें इन्होंने लिखा है कि प्रस्तुत निबंध पादप, नहीं ये इस तरीके से नहीं करना है, ये आपको पूरा लिखना ही है। रवीना, इस तरीके से केवल मुझे ये ब्रेन एससी की भी ब्रेन स्टॉर्मिंग करना और ऐसा कुछ ये सब नहीं करना है, आपको मतलब लिखना ही है, मतलब ये इस तरीके से मत करो। पूरा लिख करके मुझे बताओ कि क्या आप लिखना चाह रहे हो, क्या कुछ फॉर्मेट आपने, क्या कुछ स्टोरी डालोगे, ऐसा कुछ बताओ। हाँ राधा। एक्चुअली सर ये क्वेश्चन ना डिस्कशन के लिए रखा गया था कि आज डिस्कशन होगा, आंसर के लिए नहीं रखा गया था। हाँ ये भी बात है, और अगर आप ऐसे कुछ लिख भी रहे हो तो मतलब पूरा लिखो उस पे, ऐसे कुछ ये सब कि क्या रूप ऐसा कुछ, तो इस पे वैसे अभी डिस्कशन कर लेंगे। हाँ इस पर बातचीत कर सर लेंगे। मेरी कॉपी मैंने अभी भेजी थोड़ी देर पहले, तो उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक। इसमें जंगल सभ्यता रेगिस्तान प्रस्तुत निबंध एक क्रमिक विकास को दर्शाता है कि पृथ्वी, फिर पादप विकास, फिर जीव का विकास, फिर सभ्य समाज का विकास, और फिर उसके बाद अतिदोहन हो गया वस्तुओं का, फिर उसके बाद विनाश हो गया, तो रेगिस्तान जैसी स्थिति हो गई। मनुष्य के स्तर पर देखें तो घुमंतु जीवन, सभ्य जीवन, भौतिकवाद की ओर झुकाव, अत्यधिक स्वार्थ के कारण सामान्य मनुष्य की प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार, बेईमानी आ गया। मनुष्य जन्म से पापी नहीं होता है, ऐसा कुछ पतन का मार्ग, प्रकृति प्राकृतिक रूप से शुद्ध है, सत्य, अहिंसा, प्रेम, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदारी, सदाचार, तो जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान। हाँ कुछ टॉपिक से रिलेटेबल है, अंडरस्टैंडिंग है तुमको, बस अभी इसको किस तरीके से क्या करोगी, क्या लिखोगी, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। बाकी मुझे लगता है कि तुम्हें टॉपिक समझ आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि तुमने जो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग किया है जो कुछ भी, तो उससे मुझे समझ आ रहा है कि तुमको टॉपिक की समझ हो रही है। बाकी इस पर तो अभी चर्चा करना बाकी है, ये 2024 का ये जो एस्से है इस पर हम बातचीत करेंगे। ठीक है, ये किसकी कॉपी है? युद्ध की सर्वोच्च कला बिना लड़े शत्रु को वश में करना है। सर्वोच्च कला बिना लड़े शत्रु को वश में करना है। साधन मायने रखते हैं। हाँ प्रियम, आपकी कॉपी है। ठीक है ठीक। साधन मायने रखते हैं, अहिंसक दबाव नैतिक रूप से श्रेष्ठ और रणनीतिक रूप से मजबूत हो सकता है। महात्मा गांधी। विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किसी पर बलपूर्वक अधिकार करने की चेष्टा युद्ध को परिभाषित करती है। किसी पर बलपूर्वक अधिकार, युद्ध में सभी पक्षों की हानि होती है, विजित भी राजनीतिक विजय ही हासिल कर पाता है, जबकि समय, धन, सैन्य बल, हथियार व युद्धक पशुओं आदि का नुकसान होता है। युद्ध
कौशल में नहीं लगता है पता। सॉफ्ट पावर मैं को करोड़ युद्ध की सर्वोच्च कला माना जाता है। इसमें रणनीतिक रूप से शत्रु को तब तक लाइन व्यवहार पे रहो। बदलने के लिए मजबूरी या राजी किया जाता है। भारतीय दर्शन में चाणक्य भी अपने सिद्धांत में साय, अनुनय, दाय, रियायत और भेद विभाजन, दंड बल में दंड को अंतिम चरण में तो निर्दिष्ट करते बाकी हैं। चला रहा अग्रिम 3 चरणों को प्राथमिकता देते हुए बाकी उन्हें चला रहा इन्हें कुशल रणनीति सॉफ्ट पावर का हिस्सा मानते हैं। क्या शत्रु को वश में करने के लिए युद्ध की स्वीकार्यता अंतिम चरण के रूप में होना चाहिए। अ प्रियम, तुमने अच्छा लिखा है, लेकिन थोड़ा-सा तुमने बहुत सारी बातें एग्ज़ामिनर के दिमाग में कभी गांधी आ रहे हैं, कभी देखो सॉफ्ट पावर के बारे में बातचीत, कभी देखो मेरे चाणक्य बारे के में बारे बात में। करते हैं। थोड़ा-सा तो यहाँ पे मेरा तुम आगे अपना आया जो तो एग्ज़ाम्पल्स की हम तो दिक्कत से फ्लड भेज मत करो। एग्ज़ाम्पल्स की ना बाढ़ मत लेकर के आओ। हम मतलब वैसा दिक्कत से कुछ मत भेजे करो हुए कि हैं। एग्ज़ामिनर सोचे कि मेरा अभी आंसर आने दो, इसको बता मेरे रहे से भी ज़्यादा पता है, उस भाव में ना, मतलब उसको वैसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड मत करो शुरू में। एकदम आराम से लेकर के चलो, ठीक है? युद्ध की सर्वोच्च कला बिना लड़े शत्रु को वश में करना है, ठीक है? ये ऐसे था। तुमने मतलब गांधी का कुछ कोटेशन वगैरह यूज करके फिर इसको थोड़ा रिलेट करते कि प्रस्तुत महात्मा गांधी की पंक्तियां इस बात की ओर इशारा करती हैं कि मतलब जो उनके अहिंसा हथियार के रूप में थोड़ा सा बताते, कुछ उससे रिलेट करते। फिर उसके बाद मतलब विषय पर ही रहते कि तुम एग्जामिनर को बताओ कि विषय से रिलेटेबल है विषय को, कि विषय में जैसा कि कहा गया है कि युद्ध जो है मतलब युद्ध में कई बार बिना लड़े ही शत्रु को वश में किया जा सकता है, जिसका तात्पर्य है कुछ, मतलब थोड़ा सा रिलेट करके अपनी बातों को रखना है, ठीक है? कंटेंट है तुम्हारे पास में, बस इसको रिलेट करना है प्रियम। थोड़ा सा मतलब इधर उधर भागी मत, कंटेंट थोड़ा सा। और बाकी कंटेंट में वैसा कुछ नहीं है कि तुमने कंटेंट जो हमारा टॉपिक था उससे इतर कुछ लिखा है, लेकिन हैं। जैसे मुझे आंसर कर जनरली क्या रहा है, होता है कि युद्ध तो लड़ करके सही शत्रु को डायरेक्टर वश नोट में किया जाता है। और लेकिन तुमको यहाँ पे बताना होगा कि निबंध के विषय में युद्ध की सर्वोच्च कला बिना लड़े का तात्पर्य है, मतलब कुछ इसको थोड़ा सा ज्यादा एम्फसाइज करके शुरू में कि बिना लड़ने का क्या मतलब है, वो चीज बताने मतलब इससे इसके बियॉन्ड एग्जामिनर की उंगली पकड़ करके रखना है, कि उसको बताते हुए चलना है कि ये ऐसा कुछ हुआ, ये जो गांधी का हमने ऐसे रैंडम नहीं दे दिया, हमको ऐसा कुछ नहीं था कि शांति के ऊपर हमने गांधी की ये लाइन याद करके आए थे, तो हमने कहा एग्जामिनर तुमको आज बता दे ही देंगे कि मुझे ये लाइन आती है। इस मूड से नहीं लिखना है, ठीक है? मूड ये होना चाहिए कि हमने ये लाइन बहुत सोच समझ के निबंध के विषय से रिलेट करते हुए लिखा है, ठीक है? तो ये बात बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी कंटेंट है तुम्हारे पास में प्रियम, और बस रिलेट करो, ठीक है? बिना लड़े दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला। ये किसकी कॉपी है? यह घटना तब की है जब महात्मा गांधी 7 जून 1893 दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें मुस्कान, ठीक है, जहां उन्हें पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंक दिया गया था। महात्मा गांधी को नीचे फेंकने का प्रमुख कारण नस्ली भेदभाव था, जिसके कारण उन्हें प्रथम श्रेणी के डब्बे से उतारा गया था। इस घटना से गांधी जी ने निश्चय किया कि बिना युद्ध किए या बिना युद्ध के रास्ते पर चलकर सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया जनता को एकत्रित कर उन्होंने अंग्रेजों से अपने अधिकारों को पूरा करवाने का निश्चय किया। दक्षिण अफ्रीका की जीत से प्रेरित होकर सही रास्ता उन्होंने भारत में भी अपनाया, जिसके चलते कई आंदोलन किए, जैसे चंपारण, खेड़ा, असहयोग, भारत छोड़ो। गांधी जी ने इन सभी आंदोलनों में बिना युद्ध और हिंसा के ही अंग्रेजों से भारत को आजाद करवाने में सफलता प्राप्त की। तलवार से नहीं, रणनीति से जीत मिलती है। बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। ठीक है, ठीक है, बहुत कुछ रिलेटेबल है, बहुत ठीक है। ये स्टोरी ठीक है। और गांधी लेकिन यहाँ पर एक बात, जैसे अभी तक लगभग 10 से 12 कॉपीज जो भी देखी गई, तो उसमें से 3 से 4 कॉपीज में जो शुरुआत है, 3 से 4 कॉपियों में वो गांधी से ही शुरुआत है। मतलब मुझे लगता है ज्यादा ही नंबर होगा, 5 कॉपी ऐसी होंगी
गांधी से ही उन्होंने शुरुआत किया। तो मुझे लगता है कि क्या आपके पास मतलब कुछ और बातें भी बता सकते हो? क्योंकि बहुत यही एग्ज़ाम हॉल में होगा कि लगभग मतलब कोई ऐसे होगा और उस पर कुछ इस तरीके की बातचीत होगी, तो गांधी से बहुत ज़्यादा, तो कॉमन चीज़ों से थोड़ा-सा बचना है, थोड़ा-सा अपने उदाहरण को स्पेसिफ़िक करना है। जैसे जो अभी जो फर्डिनेंड वाला जो स्टोरी आनंद ने लिखा था, तो वो वाली स्टोरी जैसे अपने आप में अलग थी, तो वो पढ़ के एग्ज़ामिनर को थोड़ा-सा एन्जॉयिंग लगता है, थोड़ा-सा अलग-सी कॉपी लगती है। तो जो कॉमन चीज़ें हैं, जो कॉमन उदाहरण हैं, उनसे उनसे भी थोड़ा-सा बचना है, ठीक है? कुछ अलग करने की कोशिश करना है। लेकिन और ये इन सब एक्चुअली क्या है, ये सब मैं इतनी बारीकी से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एस्से पे सपोज़ दैट आपने काम कर लिया, तो हो सकता है कि जैसे जीएस 3 आपने बहुत पढ़ा लेकिन नंबर आए आपके 64, जब बहुत पढ़ोगे तब जाकर के 80 पहुँचोगे, जब बहुत ज़्यादा बिल्कुल दिन-रात एक कर दोगे वैसा। एससी में क्या है कि कुछ बातें बस ध्यान रखोगे तो ऐसा होगा कि 140 प्लस आ जाएँगे मार्क्स, 150 जा सकते हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इससे अच्छा कर लो तो मेंस में एक मजबूत स्थिति हो जाएगी आपकी, ठीक है? बाकी बहुत रिलेटेबल है, बहुत अच्छे से लिखा है और फ्लो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब मेन बॉडी को किस तरीके से अप्रोच करना है, उस पर बस ध्यान देना है, ठीक है? बहुत अच्छा लिखा है मुस्कान। ये किसकी कॉपी है? विकास। बुद्ध काल बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। बुद्ध काल में जब अंगुलीमाल नामक एक क्रूर व्यक्ति ने जब निश्चय किया कि वह 100 लोगों को मारकर उसकी उँगलियों में की माला बनाकर पहनेगा। 99 लोगों को मारकर उँगलियों की माला पहनने के बाद शेष एक व्यक्ति उसे अपने आस-पास नहीं मिल रहा था, सिवाय अपनी माँ के, तो उसने माँ को ही मारने का निश्चय किया। जब यह बात बुद्ध को पता चली तो बुद्ध ने स्वयं अंगुलीमाल के पास जाने का निश्चय किया। वह उस क्रूर, आतंकी और राक्षस व्यक्ति के पास जाते हैं और फिर दोनों के मध्य ऐसा संवाद होता है कि अंगुलीमाल बुद्ध का शिष्य बन जाता है। उक्त कहानी या संदर्भ के से साफ जाहिर है कि कि किस प्रकार बुद्ध ने बिना लड़े बिना लड़े या हिंसक उपाय किए इतने क्रूर व्यक्ति के सम्मुख अपनी असाधारण प्रतिभा से उसे अपना शिष्य बना लिया, या कहें कि 100वें व्यक्ति की मृत्यु को बचा लिया। अतः स्पष्ट है कि कैसे बिना लड़े भी दुश्मन को परास्त करना एक सर्वोच्च कला है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से स्पष्ट है। स्टोरी को तुमने स्टोरी लिख करके ऐसा छोड़ा नहीं है, तुमने स्पष्ट किया है कि हाँ एग्जामिनर देखो, मैंने वो जो तुम कह रहे हो कि बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला, मैं इसी बात को कह रहा, इसी लाइन को कह रहा था। अब जैसे कोई अगर ये लाइन विकास नहीं लिखते अपने हिस्से में और फिर यहाँ से कुछ और उठा लेते कि जैसा कि मतलब कुछ ऐसे करके किसी और की कहानी, तो एग्जामिनर सोचता है कि इसके पास उदाहरण ही उदाहरण है क्या, ये कुछ बता क्यों नहीं रहा, मुझे कुछ समझाएगा भी कि क्या कुछ चल रहा है, तो वो स्पष्ट करो कि अतः स्पष्ट है कि लड़े, वो मतलब स्टोरी है, कंटेंट है, जो मैं प्रियम की कॉपी में बता रहा था कि प्रियम की कॉपी में ये हो रहा है कि कंटेंट है लेकिन थोड़ा सा रिलेट करना है कि मतलब गांधी के स्टेटमेंट को रिलेट कर दो, अतः स्पष्ट है कि बिना लड़े ही युद्ध, या जैसे सॉफ्ट पावर वाली जो बात थी कि ऐसा कुछ, फिर चाणक्य की बात किया तो उसको भी रिलेट करो। तो ये जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा ये लाइन कि अतः स्पष्ट है कि कैसे बिना लड़े भी दुश्मन को, तो ये एग्जामिनर को बताते रहना है कि जी एग्जामिनर तुमने जो ये टॉपिक दिया ये मुझे समझ आया है, मैं समझ पा रहा हूँ और मैं अपनी स्टोरी के माध्यम से भी तुमको बताना चाह रहा हूँ कि मैं समझ गया हूँ, मैं अच्छे से कर रहा हूँ, मैं अच्छा लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ उसको बताना है। मेरा इंट्रो हो गया है, अब मैं मेन बॉडी में आ रहा हूँ, ऐसा कुछ उसकी उंगली पकड़ के चल रहा है, ऐसा कुछ करते रहना है, ठीक है? आइए निबंध के मुख्य भाग में चर्चा करें। अतः स्पष्ट होता है कि फिर निबंध का टॉपिक लेकर के आओ, इस प्रकार कह सकते हैं कि ऐसी कुछ बातें एग्जामिनर को हमेशा बताना है। बहुत अच्छा है विकास, और स्टोरी बहुत रिलेटेबल है। इस वाले हिस्से में ऐसा कुछ नहीं है कि रचनात्मकता वह देखना है जो बाकी सभी ने नहीं देखा और वह सोचना है जो किसी और ने नहीं सोचा। तो इसमें कुछ ऐसा कोई मेटाफर नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ ऐसी बात जो इसके अंदर छिपी हो, इस तरीके की कुछ बातचीत नहीं है। तो इसको बहुत सिंपली तरीके से लिखा जा सकता है, कोई
दिक्कत नहीं थी। और लेकिन सत्य कोई रंग नहीं जानता है, तो इसमें एग्जामिनर का हाथ पकड़ना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि कोई रंग, क्योंकि इसमें अप्रस्तुत अर्थ ज़्यादा है, अप्रस्तुत अर्थ है मैटर करता। अब मैं कुछ ऐसे एसेस बता रहा हूँ जिसमें प्रस्तुत अर्थ भी है और अप्रस्तुत अर्थ भी है। जैसे जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं, लेकिन और रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। तो इसमें प्रस्तुत अर्थ भी है कि कोई भी सभ्यता है तो सभ्यता से पहले जंगल होते हैं, क्योंकि सभ्यताएं सभ्य जंगलों को अक्सर सभ्यताओं का पालना कहा जाता है, नदियों को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। तो ये वही बात हो गई कि जो सभ्यता तभी आएगी जब वहां पे नदी होगी, जब वहां पे नदी होगी तो पानी होगा, फिर वनस्पतियों का विकास होगा, जंगल होंगे, इस तरीके की बात है। तो मतलब बहुत रिलेटेबल बातें हैं कि इसीलिए नदियों को या जंगलों को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है, नदियों को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर आपको बतानी होगी कि इसका प्रस्तुत अर्थ भी है। ऐसा नहीं है कि इसका प्रस्तुत अर्थ इतना छुपा हुआ है या है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रस्तुत अर्थ भी है कि जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं, ये बात भी सच है, और रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। कि जैसे सभ्यता डेवलप हुई, सभ्यताओं का विकास हुआ, फिर सभ्यता का जब विकास होगा तो जंगलों को काटना पड़ेगा। जैसे अगर अपनी दिल्ली का ही एग्जांपल ले लो, जैसे दिल्ली शहर की बात कर लें तो दिल्ली शहर में ऐसा थोड़ी था कि यहाँ पर खुला मैदान था और घर बनने चालू हो गए, इंडस्ट्रीज लगनी चालू हो गई। शुरुआती दौर में ऐसा कुछ होगा कि अरावली के बहुत सारी जंगल्स, बहुत सारे अरावली रीजन का बहुत सारा जंगल क्षेत्र यहाँ पर होगा, बहुत सारी वनस्पतियां होंगी अरावली की, तो उनको काटना पड़ा होगा, उनको हटाना पड़ा होगा, तभी रास्ते बने होंगे, तभी शहर का विकास हुआ होगा, तभी रास्ते होंगे, तभी मकान बने होंगे, तभी औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया होगा। तो आपको इस बात को बताना है कि मतलब जंगल जो है वो सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद में आते हैं। लेकिन आज अगर दिल्ली की कंडीशन देख लो, आज एक गैस चैम्बर के रूप में दिल्ली बन गया है। आज कंक्रीट का बस केवल ऐसा लग रहा है कि कंक्रीट उस रोटी का को एक निकाल दिया ढेर था के ना, तौर पर है, कंक्रीट का एक एक ढेर रोटी है। था उसको निकाल दिया ना। वायु सूचकांक जितने निकल रहे हैं, हाँ एयर पोल्यूशन से रिलेटेड वायु प्रदूषण सूचकांक, तो उसमें दिल्ली की जो स्थिति है वो एक, दिल्ली को सबसे उन निम्नतम वर्ग के देशों में रखा जा रहा है, जहाँ पर जो एयर क्वालिटी है वो बद से बदतर है। मतलब हमेशा वेरी पुअर कैटेगरी से भी नीचे देखने को मिल रहा है, सीवर कंडीशन तक यहाँ तक कि कुछ क्षेत्रों में दिखाई पड़ती है। तो इस तरीके की दिल्ली की स्थिति है। तो किस तरीके से दिल्ली अरावली रीजन जो था वो किस तरीके से जंगल के रूप में था, फिर जंगल से कैसे शहर का विकास हुआ, फिर मतलब शहर या सभ्यता वर्ड यूज कर लें, फिर अभी किस तरीके से ये रेगिस्तान के रूप में परिवर्तित होने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो वो बात यहाँ पे बतानी है कि प्रस्तुत अर्थ भी यहाँ पर बहुत मैटर करता है कि निबंध के आपको स्पष्ट रूप से किसी एक उदाहरण को लेके चलना है, किसी एक सभ्यता को लेके चलना है। हड़प्पन सिविलाइजेशन को ले लो तो उसको उसको भी इसी तरीके से आप बता सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता, जो कि भारत के मतलब सबसे उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्रों में सभ्यता पनपी, सिंधु सभ्यता, और सिंधु नदी के चारों ओर, और जो उसके स्थल हैं, चाहे कालीबंगा हो, लोथल हो, या राखीगढ़ी हो, या उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर हो, महाराष्ट्र का दैमाबाद हो, जम्मू कश्मीर का मांडा हो, ये सारे किसी न किसी नदियों के किनारे ही विकसित हड़प्पा सभ्यता के शहर है, हड़प्पा सभ्यता के स्थान है। और ये इनका विकास भी कुछ इस तरीके से हुआ होगा कि सबसे पहले इन सब जंगल होंगी, जंगल से धीरे धीरे
जंगलों को काटा गया, हटाया गया, सभ्यता का विकास किया गया। और सभ्यता का जब भी विकास किया जाता है तो उसमें प्रकृति का दोहन होना एक निश्चित बात है। प्राकृतिक दोहन होना अपने आप में एक शाश्वत सत्य की तरीके से है। प्राकृतिक दोहन होगा ही तभी सभ्यता का विकास होगा। तो जंगल आया और जंगल से जब सभ्यता का विकास हुआ तो इस वाले क्रम में आपको बताना है कि ये वही स्टेज है जहां पर हम प्रकृति से छेड़खानी करते हैं, प्रकृति को प्राकृतिक दोहन अधिक से अधिक कर लेते हैं। लेकिन इसमें अगर असंतुलन की स्थिति होती है, प्राकृतिक दोहन अगर आवश्यकताओं से आगे बढ़कर जब इच्छाओं की पूर्ति होने लगती है, जैसे हमारे पास एक घर है, एक घर में अपना अच्छे से रह सकते हैं, लेकिन अभी तुमने क्या किया कि 3 से 4 घर बना रहे हो उत्तराखंड में, मतलब हिमाचल प्रदेश में कुछ इस तरीके का कर रहे हो। तो प्रकृति भी अपना विध्वंसक रूप लेकर के आएगी। जब आवश्यकताओं की पूर्ति करो तब तक ठीक है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती है। और इच्छाओं की पूर्ति करने का जब प्रयास होता है तो फिर क्या होता है कि यही प्राकृतिक वातावरण, यही सभ्यता का विकास डिक्लाइन फेज में चला जाता है, यही पतन की ओर अग्रसर हो जाता है और एक तरीके से रेगिस्तान का निर्माण करता है। और रेगिस्तान बनने की ओर भूमिकाएं, डिजर्टिफिकेशन की ओर सभ्यता बढ़ती है। तो यही बात यहाँ पर बतानी है। और इसी बात को जैसे हड़प्पा सभ्यता के विशेष संदर्भ में एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है फेयर सर्विस, इनका मत आया था कि जलवायु परिवर्तन वो कारण है जिसकी चलते हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। फेयर सर्विस एक हिस्टोरियन है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि किस तरीके से कि सभ्यता का विकास होता है, फिर उसके बाद जलवायु की वजह से उसका पतन हो जाता है। हालांकि ये मत उतना प्रभावी नहीं है, लेकिन ये ऐसा मत है कि हर देश काल परिस्थिति, हर वातावरण पे ये सेट हो सकता है, जिनका मतलब ये ऐसा मत है कि इसको ऐसा नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का एकमात्र कारण माना जा सकता है, ऐसा मत भी नहीं है। लेकिन ये उन मतों में से एक है कि इसको नकारा भी नहीं जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन भी एक कारण रहा होगा हड़प्पा सभ्यता के पतन का। तो फेयर सर्विस ने ये मत दिया था, तो इनके नाम का जिक्र करके हड़प्पा सभ्यता के पतन से कुछ अपने इंट्रो की शुरुआत कर सकते हो, या दिल्ली शहर के बसने से संबंधित कुछ बातों का जिक्र कर सकते हो कि किस तरीके से अरावली क्षेत्र के जंगलों को काट करके दिल्ली शहर को बसाया गया। दिल्ली शहर भारत की अर्थव्यवस्था में प्रमुखता से योगदान करने वाले शहरों में है। दिल्ली शहर औद्योगिकरण के केंद्र के रूप में है, दिल्ली शहर आधुनिकता के केंद्र के रूप में है। और इस तरीके से शहर का विकास होते हैं, इसी तरीके से सभ्यताओं के विकास होते हैं। किंतु यही शहर, यही सभ्यताएं जब आगे बढ़ती हैं, जब प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन होता है, तो यही शहर, यही सभ्यताएं एक रेगिस्तान बनने की ओर अग्रसर हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर के किसी भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से दिल्ली शहर के, हड़प्पा सभ्यता के, या जैसे ब्राजील के किसी जो रीजन का आप जिक्र करके, कुछ किसी क्षेत्र विशेष का जिक्र करके, यूएसए में लॉस एंजल्स का जिक्र करके, वहां कुछ इस तरीके का, किस तरीके से शहर का विकास हुआ और आज वो रेगिस्तान बनने की ओर अग्रसर है, वो बता सकते हो। तो किसी एक शहर या किसी एक सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जिक्र करके हाँ बता छतर सकते पे है रे। हो कि किस तरीके से उसका विकास हुआ, फिर परिस्थितियां बदली। और या जैसे माया सभ्यता एक है, माया सभ्यता का जिक्र करके, माया सभ्यता जो कि अमेरिकी सभ्यता है, तो उसका जिक्र करके आप अपनी बात बता सकते हो। हाँ सुनीता। चीन की होंगो सभ्यता, उसका जिक्र कर सकते हो। तो इस तरीके से, या मिस्र की सभ्यता,
ठीक है। क्या है? तो यहाँ पे प्रस्तुत अर्थ भी है इस वाले निबंध में कि जंगल सभ्यताओं से सब पहले लोग आते हैं और कमाते हैं। रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। तो ये बात हाँ, से ठीक। भी मतलब प्रस्तुत अर्थ भी है। अप्रस्तुत अर्थ अब इसका किस तरीके से है? मतलब अप्रस्तुत अर्थ अब निबंध इस वाले निबंध में क्या है? अप्रस्तुत अर्थ कि ऐसा भी जंगल सभ्यताओं से ऐसा भी पहले नहीं आते जब हैं तैयार तो और बनाने वाला रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। मतलब तो ये खाना बनाते सभ्यताओं से पहले जंगल आने का क्या मतलब हैं। है? ऐसा भी तो नहीं है कि तुमको बोले आओ तो आओ। सभ्यताओं से पहले जंगल, इतना सभ्यताओं आसानी से बोल दी। एक बात कह रहा है कि सभ्यताओं से पहले जंगल, एक बात ये कह रहा है, एक कह रहा है कि फिर सभ्यता आ गई, फिर उसके बाद कह रहा है कि सभ्यताओं से पहले जंगल और फिर क्या है, और रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। रेगिस्तान सभ्यताओं के बाद आते हैं, सभ्यता के बाद रेगिस्तान, सभ्यता के बाद रेगिस्तान, रेगिस्तान। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक वर्ड बताना जरूरी है। एक वर्ड होता है दो वर्डों में मतलब अंतर बताना जरूरी है कि एक वर्ड है संस्कृति और एक वर्ड है सभ्यता। जैसे वैदिक काल को हम लोग बोलते हैं वैदिक संस्कृति बोलते हैं, वैदिक संस्कृति ये वर्ड यूज होता है वैदिक काल से रिलेटेड। सभ्यता वर्ड यूज होता है हड़प्पा सभ्यता वर्ड यूज होता है, ना कि हड़प्पा संस्कृति वर्ड यूज होता है। संस्कृति अपने आप में मेच्योर नहीं है, ये मेच्योर कालक्रम नहीं है, मेच्योर स्थिति को नहीं दर्शाता है, मेच्योर स्थिति को नहीं दर्शाता है। लेकिन सभ्यता जो है एक परिपक्वता को दिखाता है, परिपक्व स्थिति को दिखाता है, परिपक्वता को दिखाता है सभ्यता, कि सब कुछ अधिशेष मूलक व्यवस्था को दिखाता है कि सब कुछ लाइफ में ठीक चल रहा है। अर्थव्यवस्था में अधिशेष मूलक अर्थव्यवस्था को, अधिशेष मूलक अर्थव्यवस्था का मतलब कि खाने पीने के अलावा भी राशन बच जा रहा है, मतलब उस तरीके की जो मतलब सभ्यताएं होती है उन्हीं को अधिशेष मूलक सभ्यता कहते हैं, जहाँ पे खाने की ऐसी कुछ किल्लत नहीं है, राशन पर्याप्त मात्रा में है, मतलब अर्थव्यवस्था मेच्योर है। ठीक है। तो जहाँ पे वैदिक काल में इस तरीके की स्थिति नहीं थी तो वैदिक संस्कृति बोला जाता है और हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। ठीक है। तो सभ्यताओं से पहले जंगल, तो जंगल, अब यहाँ पे अप्रस्तुत अर्थ क्या होता है? अप्रस्तुत अर्थ जंगल के विशेष संदर्भ में आप ले सकते हो कि मतलब संसाधनों की प्रचुरता है। जंगलों, यहाँ पर जंगल होने का तात्पर्य इससे लेना है कि जंगल होने का तात्पर्य है कि संसाधनों की प्रचुरता है, जंगल होने का तात्पर्य है कि स्थिर पर्यावरण था, जंगल होने का तात्पर्य है कि वहां पर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र थे, कि जंगल में बहुत सारे लोग ज्ञान, तपस्या, शांति का स्थान ये सब करने के लिए जाते थे। जंगल का तात्पर्य है कि मतलब पर्यावरण को नियंत्रित करने में उनकी बहुत सारी भूमिका थी। और मतलब ये बात थोड़ा सा आपको बताना है कि जंगल का तात्पर्य यहाँ पर संसाधनों की प्रचुरता से है। सभ्यताओं से पहले जंगल का मतलब है कि प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता से यहाँ पर लिया गया है। ठीक है। तो ये अप्रस्तुत अर्थ है कि वैसे तो मतलब अपने आप में इंक्लूडेड है, लेकिन जंगल का तात्पर्य यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता से है। जंगल का तात्पर्य यहाँ पर जंगल का तात्पर्य स्थिर पर्यावरण से है, कि सभ्यताएं जो है, सभ्यता जब आती है तो किस तरीके से पर्यावरण मतलब सभ्यताओं से पहले किस तरीके से स्थिर पर्यावरण होता है, लेकिन सभ्यता जब आती है तो दोहन होता है, फिर उसके बाद रेगिस्तान उसी स्थिर पर्यावरण में विचलन को दिखाता है। जंगल होना आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र को दिखाता है, कि सभ्यताओं से पहले जंगल मतलब कि शांति थी, आध्यात्मिक रूप से शांति थी, जंगल जो थे तपस्या के स्थान थे, शांति का स्थान थे, वो सब मतलब एकांत को दर्शाता है, कि जंगल एकांत को भी दिखा रहा है। एक तरीके से रूपक अर्थों में ये भी बताना है कि जंगल एकांत को दिखा रहा है। सभ्यता का फिर आना मतलब एक सूचक के तौर पर है कि मतलब लोगों के आने से, विकास होने से, समाज के डेवलपमेंट से, जो कहीं ना कहीं मतलब एकांत को भंग करता है। लेकिन यही एकांत में अगर संतुलन ना रहे तो किस तरीके से रेगिस्तान जैसी अशांति आ जाती है। तो वो एक बात बताना है कि कि मतलब सभ्यताओं से पहले जंगल
जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद में आते हैं। तो जंगल को प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता से तुमको जोड़ना है, जंगल को सांस्कृतिक केंद्रों से जोड़ना है, जंगल को एक स्थिर वातावरण से जोड़ना है, कुछ इस तरीके से दिखाना है। और प्रस्तुत अर्थ भी है और अप्रस्तुत अर्थ इस संदर्भ में कि जंगल एक शांति का प्रतीक है, जंगल एक एकांत का प्रतीक है। और सभ्यता का आना एक तरीके से अगर संतुलित अर्थ में कहें तब तो सभ्यता का आना ये भी शांति का द्योतक है, लेकिन जब ओवर अर्बनाइजेशन होती है या फिर भीड़ मतलब बहुत जब जनसंख्या दबाव बहुत होता है तो वो सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस शांति को भंग करती हैं और रेगिस्तान के प्राकट्य को बढ़ावा देती हैं, रेगिस्तान के आगमन को मजबूत करती हैं। तो इस बात को अपने इंट्रो में दिखाना है और एग्जामिनर को इस बात को बताते रहना है कि मतलब एक अप्रस्तुत अर्थों में देखें तो जंगल का तात्पर्य उस शांति की ओर भी इशारा करता है, उस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शांति की ओर भी दिखाता है कि जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा रिलेट करना है इस वाले एस्से को, उससे आपको चीजें समझ आएंगी और एग्जामिनर को बताते रहना है कि मतलब सभ्यताएं जो है हमेशा प्रकृति की प्रचुरता में या जंगल में पनपती हैं, लेकिन अपने अस्थिर विकास के कारण वे अंततः उसी प्राकृतिक भंडार को बंजर भूमि में बदल देती हैं, जिससे उनका पतन निश्चित हो जाता है। तो ये 2024 का एस्से है और किस तरीके से जंगल सभ्यताओं का पालना है ये बता देना है कि जंगल का तात्पर्य जंगल वो आधार ही बनता है सभ्यताओं के पालन का। जंगल में चूंकि संसाधनों की प्रचुरता होती है जो आधार बनता है सभ्यताओं का। फिर ये सब थोड़ा सा प्रस्तुत अर्थ को बताना है, फिर इसमें कहना है कि इसमें अप्रस्तुत अर्थों में देखें तो जंगल का तात्पर्य एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी लिया जाता है। जंगल सिर्फ जंगल को नहीं, संसाधनों की प्रचुरता को ही नहीं दिखाता है, जंगल उस एकांत को दिखाता है, उस निर्जन को भी दिखाता है, मतलब उस आध्यात्मिक बोध की ओर भी इशारा करता है जो सभ्यताओं के आने से जिसमें रेगिस्तान जैसी स्थिति हो जाती है, लोगों का प्रभाव, अर्बनाइजेशन, ये सारी बातों का प्रभाव ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा उसको भी बता सकते हो आप इसमें आंसर में अपने। ठीक है, और वेद उपनिषद ये बड़े जो आध्यात्मिक केंद्र, जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं वो ऐसा कहा जाता है कि वो एकांत में पनपती हैं, वो निर्जन में पनपती हैं। तो जंगल जो है वो ये अपने आप में उस एकांत या निर्जन की ओर भी इशारा करता है। ठीक है, तो वो इसमें प्रस्तुत अर्थ भी है, अप्रस्तुत अर्थ भी है। फिर इसमें अपनी बातों को रखने के लिए आप इसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता का जिक्र कर सकते हो, सिंधु घाटी सभ्यता, माया सिविलाइजेशन का जिक्र, एंसेंट इजिप्ट सिविलाइजेशन और ये सब का जिक्र कर सकते हो। और सभ्यता का जब विकास और दोहन होता है, विकास हो तो ठीक है लेकिन दोहन होगा तो दिक्कत होगी। ठीक है, ऐसा कुछ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, और फिर उसके बाद रेगिस्तान किस तरीके से मानव गतिविधियों का परिणाम है, तो रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। तो ये जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण होता है, ऐसा कुछ। हाँ, और रेगिस्तान होने का मतलब ऐसा नहीं है कि रेगिस्तान हो जाना। रेगिस्तान इस बात को भी दिखाता है कि केवल रेत का विस्तार नहीं है, बल्कि यह मानव लालच, दूरदर्शिता और पर्यावरणीय असंतुलन का एक जीवंत स्मारक है। कि रेगिस्तान होने का मतलब ऐसा नहीं है कि रेगिस्तान हो ही जाना, वैसा कुछ नहीं है। रेगिस्तान का मतलब है कि मानवीय इच्छाएं जो है वो इतना ज्यादा प्रबल हैं, इतनी अदूरदर्शिता है, इतना पर्यावरणीय असंतुलन है, ये उसकी ओर भी इशारा करता है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा रिलेट करना है अपने
जब भी आप भूमिका लिखो तो उसमें एग्जामिनर को इसके बारे में बताना है कि रेगिस्तान हो जाने का मतलब क्या है, सभ्यता का रेगिस्तान हो जाने का एक प्रस्तुत अर्थ भी है कि सभ्यता के पतन के बाद कुछ इस अत्यधिक दोहन के चलते रेगिस्तान जैसी परिस्थितियों का होना, या इसमें इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि रेगिस्तान हो जाने के तात्पर्य यह है कि किस तरीके से प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन से, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक निष्कर्षण होने से किस तरीके से स्थितियां बिगड़ती हैं, ये उस ओर भी इशारा करता है। किस तरीके से मतलब लालच, अदूरदर्शिता एक कारण बन जाता है, ठीक है। तो उस बात को थोड़ा सा रखना है, ठीक है। जैसे ब्राजील में साओ पाउलो का एग्जांपल, बीजिंग चीन का एग्जांपल दे सकते हो, लॉस एंजल्स शहर के बारे में कुछ बता सकते हो, ठीक है। दिल्ली के बारे में तो मैंने बता ही दिया। बेंगलुरु जिसको गार्डन सिटी के रूप में जाना जाता था, आज वहां पे किस तरीके से दिक्कत आ रही है, तो उसके बारे में बताओ, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ये है कि मैले पानी को अकेला छोड़ने से ही उसे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है। तो इसमें प्रस्तुत अर्थ भी है और अप्रस्तुत अर्थ भी है, मतलब इसमें आपको ये भी कुछ उसी कैटेगरी का ऐसे है कि मैले पानी को अकेला छोड़ने से ही उसे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है। तो ये इसमें प्रस्तुत अर्थ, ये सच बात भी है कि जैसे आप बाहर से कोई ऐसा मैला पानी लेकर के आओ, कहीं से तालाब से या ऐसे कुछ, फिर उस बीकर को ऐसे बस शांति से केवल रख दो, उस बीकर को ऐसे शांति से केवल रख दो, तो इसमें क्या होगा कि जैसे ये बड़े बड़े जो कण हैं, ये चूंकि ये पृथ्वी है, जैसे ये हमारी मतलब पृथ्वी है और इसके ऊपर ये बीकर कहीं पर भी मेज वेज पर ऐसे कुछ रखा है, तो ये क्या है कि कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी फोर्स के कारण ये जो बड़े बड़े कण हैं ये नीचे बैठने लगते हैं। ये बड़े बड़े कण का नीचे बैठने के पीछे का कारण है कि ग्रेविटी है। ग्रेविटी की वजह से ये बड़े कण और छोटे कण, फिर धीरे धीरे ये छोटे कण भी नीचे बैठने लगेंगे। क्यों नीचे बैठते हैं? ये ऊपर उड़ के क्यों नहीं चले जाते? क्यों नहीं उड़ के चले जाते हैं? क्योंकि ग्रेविटी के चलते ये नीचे ही बैठेंगे। नीचे बैठेंगे तो जल क्या होगा? शुद्ध होता चला जाएगा। तो मैला पानी को अकेला छोड़ने से ही उसे सबसे अच्छा, इसको मतलब अकेला छोड़ दो तो धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से ये सब नीचे आ जाएंगे। और ये वो पदार्थ होते हैं जो ऐसा नहीं है कि पानी में घुल जाएंगे, तो ये घुलने वाले भी पदार्थ नहीं है। तो ये जब घुलने वाले भी पदार्थ नहीं है तो ये नीचे ही बैठेंगे, और नीचे बैठ जाएंगे तो जल स्वच्छ हो जाएगा। तो मैला पानी को अकेला छोड़ने से, ये 2025 का ऐसे है। वो प्रीवियस वाला जो था वो 2024 का है। तो मैला पानी को अकेला छोड़ने से उसे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है। तो पहला तो इसका प्रस्तुत अर्थ ही बताना है कि प्रस्तुत अर्थ, जो निबंध के विषय का प्रस्तुत अर्थ अपने आप में तार्किक है। और भौतिक सिद्धांत के नियमों के हिसाब से देखें तो ग्रेविटी के चलते अक्सर ऐसा होता है कि मैले पानी के जो बड़े बड़े कण हैं वो ग्रेविटी के चलते नीचे बैठ जाते हैं और पानी शुद्ध हो जाता है, मैला पानी शुद्ध हो जाता है, ठीक है। ये बताना है। फिर उसके बाद आपको ये बात बतानी है, एक तो ग्रेविटी वाला उदाहरण देना है, दूसरा ये बताना है कि मतलब बड़े पदार्थ हैं, घुल नहीं सकते, घुलने का मतलब बता देना है कि घुल नहीं सकते तो वो नीचे ही बैठते हैं, ठीक है। तीसरा ये बतानी है कुछ बातें कि मतलब फिर उसके बाद आपको बताना है कि यही सारी बातें मतलब यहाँ पर अप्रस्तुत अर्थ के तौर पर भी है। यहाँ पर मैले पानी का तात्पर्य ये है कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसमें उसको वो कहीं डिस्टर्ब है, उसका कोई फेलियर है, वो कहीं पर फेल हो गया है, यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, तो मैले पानी को अकेले छोड़ने से, या उसके अंदर कोई बुराई है, उसको बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा हो गया या कुछ ऐसा कुछ हो गया, तो मैले पानी को अकेला छोड़ने से ही उसे सबसे अच्छा सा, अब वो चाचा आ गए, ताऊ आ गए, ऐसा कुछ हो गया, ये कह रहे हैं कि यार ना तुम ऐसे करो, तुमको ना तुम्हारे अंदर देखो ये तुमने पिछले
पिछले अटेम्प्ट में ऐसे गलती किया था, तुम्हारी ना राइटिंग स्किल अच्छी नहीं, तुम करंट अफेयर्स नहीं रिवीजन, तुम अच्छा ये नहीं किए, तुमको ना अच्छा तुम एक काम करो, सुबह 4 बजे उठ के नहीं पढ़ते हो, तुम अच्छा एक काम करो, मुखर्जी नगर से वो वाली जो बुक आती है ना, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम की जो लास्ट पन्ने का था ना, वो तुमने नहीं पढ़ा। तो अभी तुमको जैसे ऐसे कोई बात बताने लगेगा, कोई रास्ता ऐसे दिखाने लगता है, तो उसमें इरिटेशन होता है कि इतना कुछ एफर्ट की, इतना कुछ, या जैसे कुछ और भी, जैसे कुछ किसी भी तरीके का कोई फेलियर होता है आपकी लाइफ में, तो वो आप अच्छी तरीके से जानते हो, आपको सब कुछ पता होता है, सब आप जानते हो कि हाँ अच्छा ये नहीं करते तो चीजें बेहतर हो जाती हैं। ये आज इस तरीके से लाइब्रेरी अगर 8 बजे भी चले जाते सुबह में, फिर उसके बाद 1 बजे तक पढ़ते, फिर अपना लंच ब्रेक करते 3 बजे तक, फिर उसके बाद 3 से फिर 8 बजे तक पढ़ते, तो 8 एक इधर 5 घंटे पढ़ लिए, इधर 5 घंटे, 10 घंटे की पढ़ाई बहुत हो गई। तो ऐसा कुछ कर लेते। तो अभी जैसे सब आपको ही पता है, तो कब इसमें वही बात है कि मैला पानी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैला पानी को ही बात बताई जा रही है, यहाँ पे मैले पानी का तात्पर्य है कि उस व्यक्ति की ओर भी इशारा करता है जिसमें कुछ कमी है, जिसमें कुछ ऐसी भावना है जिसको वो दूर करना चाहता है। मैले पानी का तात्पर्य व्यक्ति के उस दूषित भावनाओं की ओर दिखाता है, व्यक्ति की उन भावनाओं को दिखाता है जिससे वो घृणित रहता है, जिसको वो दूर करना चाहता है। तो मैला पानी सिर्फ मैले पानी को इंडिकेट नहीं कर रहा है निबंध के विषय में, मैला पानी उन सभी विसंगतियों की ओर इशारा करता है जो व्यक्ति अपने आप में मानता है कि ये विसंगति उसके अंदर है। तो ये विसंगतियों को दूर करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो एकांत है, सबसे अच्छा तरीका है स्वयं से बात करना है, सबसे अच्छा तरीका है कि उस व्यक्ति को अकेले छोड़ देना चाहिए, कुछ हलचल नहीं होना चाहिए, कुछ जैसे ये पानी है, अगर इसमें जैसे कुछ कंकड़ है, कुछ पत्थर है, कुछ बड़े, अब ये पानी जब तक मतलब इस पे तुमने ऐसे ऐसे मतलब हिला दिया, जैसे पानी को ऐसे कर दिया, तो अभी क्या हुआ कि वो जो छोटे छोटे कण थे वो फिर इसमें राउंड राउंड घूमने लगे। वैसे उनकी क्या गति है कि वो धीरे धीरे नीचे की ओर ही जा रहे थे। तुमने क्या किया, एक लकड़ी लिया और ऐसे ऐसे इस बीकर को, जल को तुमने हिला दिया, तो अभी क्या हुआ कि वो जो छोटे छोटे कण है वो फिर से राउंड करने लगे, फिर से कुछ हलचल हो गई, तो वो घूमने लगे। तो मैले पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको शांत रख दो, उसमें विचलन बंद कर दो, उसमें किसी तरीके की एक्टिविटी कम कर दो, तो वो फिर क्या होगा, वो पानी अपने आप शुद्ध हो जाएगा। तो वो चीज मैले पानी को यहाँ पे बताना है कि व्यक्ति के अंदर वो मैले पानी उन विसंगतियों को इशारा करता है, और वो विसंगतियां दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको अकेले छोड़ना, उसको एकांत देना, उसको निर्जन देना, उसको जंगल जैसी परिस्थितियां देना, जिससे वो खुद को शांत कर सके, खुद की विसंगतियों पर काम कर सके, खुद के रेजोल्यूशन को मजबूत कर सके, खुद की दृढ़ इच्छा शक्ति को मजबूत कर सके। तो मैला पानी अपने आप साफ हो जाएगा जब उसे अकेला छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों अर्थों को अच्छे से एग्जामिनर के सामने रख करके जब भूमिका कंप्लीट हो जाए तब फिर मेन बॉडी में बढ़ना है। ठीक है, तो इसका मतलब भौतिकी अर्थों में भी, भौतिक सिद्धांतों के अर्थों पर भी इसका मतलब है, और प्रतीकात्मक अर्थों में भी इस निबंध का मतलब है। कि भौतिक अर्थों में कैसे, जब पानी मैला होता है तो गंदगी, मिट्टी और गाद के कण उसमें अस्थायी रूप से निलंबित होते हैं। सस्पेंशन का कॉन्सेप्ट है कि मतलब निलंबन का मतलब है कि नहीं घुलना, निलंबन, सस्पेंशन यहाँ पे नहीं घुलने है, मतलब नहीं घुलना, कि पानी में वो बड़े बड़े कण घुलते नहीं है। जैसे अभी अ, शक्कर या मतलब वैसा कुछ होगा, चीनी या नमक वमक होगा तो वो तो घुल जाएगा। यहाँ पे सस्पेंशन उस क्रिया को दिखा रहा है कि जैसे कि पानी जो है वो शुद्ध तभी होगा जब उसमें मतलब घुलते नहीं है, बड़े बड़े कण एक्चुअली घुलते नहीं है, जनरली जो मिट्टी के जो कण होते हैं वो नहीं घुलते हैं। तो एक तो मैला पानी होगा तो सस्पेंशन वाली स्थिति होगी पानी में, गुरुत्वाकर्षण कार्य करेगा कि गुरुत्वाकर्षण बल धीरे धीरे सभी निलंबित कणों को खींच लेगा, जो नहीं घुलने वाले होंगे उनको खींच लेता है नीचे, तो बैठ जाते हैं। सेडिमेंटेशन का कॉन्सेप्ट एक आपने पढ़ा होगा कि समय के साथ साथ ये कण बर्तन के नीचे सेडिमेंट के रूप में बैठ जाते हैं और ऊपरी पानी स्पष्ट हो जाता है, सेडिमेंटेशन होता है, इसी को बोलते हैं।
और किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करोगे, जैसे हिलाना या बलपूर्वक छानने का प्रयास करोगे, तो निलंबन प्रक्रिया को फिर से शुरू कर देता है, जिससे सफाई में देरी होती है। तो ये भौतिकी के स्तर पर भी इसका मतलब है कि मैले पानी को अकेले छोड़ने से ही उसे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है। और यही मैला पानी का मतलब है कि मन की अशांति है, कुछ कुछ इनएक्शन है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, क्या करना है, क्या निर्णय लेना चाहिए। निर्णय लेने में अगर धैर्य को डेवलप करना है, तो उन सब में अकेले रहना पड़ेगा। उन सब में सबसे दूर जाना पड़ेगा, सोसाइटी से थोड़ा-सा कटना पड़ेगा, तो फिर आप अच्छे से आप अपने आप को स्वच्छ कर सकते हो। अपनी अंतरात्मा को सही मार्ग पे लेकर के आ सकते हो। अपने आप से बातचीत करना एक सबसे अच्छा तरीका है। अरस्तू ने, जैसे सुकरात ने अ, यही इसी मेथड को बताया है कि मतलब आप अगर स्वयं से बातचीत करोगे, तो वो सबसे अच्छा मेथड है। आप ही अपने आप में सबसे अच्छे गुरु हो, आप ही अपने आप को सबसे अच्छे से जानते हो। तो अ, तो मतलब मैले पानी को जब उसे अकेला छोड़ दिया जाता है, तभी उसे उसे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है। तो ये एग्जामिनर को इंट्रो में इस तरीके के जो मतलब प्रस्तुत अर्थ के अलावा जिन निबंधों में अप्रस्तुत अर्थ भी मौजूद है, तो उसको बताना है। और फिर उसके बाद लिखना है इस बात को कि इस प्रकार निबंध के विषय को पूर्णतया स्पष्ट करते हुए निबंध के मुख्य भाग में देखें, तो इन प्रमुख आयामों पर बातचीत की जा सकती है, चर्चा की जा सकती है। आइए निबंध के परिचय के उपरांत निबंध के मुख्य भाग में देखें, तो इस तरीके की कुछ बातें बोलनी है, इस तरीके की कुछ लाइन्स का यूज करना है, ठीक है। तो होपफुली 2025 का ये एस्से आपको समझ में आया होगा। और हाँ, अप्पदीपो भव, बहुत बढ़िया कि आप कि मतलब जैसे कि बुद्धिज्म में क्या होता है कि हीनयान और महायान का कॉन्सेप्ट है। तो जो हीनयान है, उनका उनका कौन हीनयान में भी दो शाखाएं हैं, स्वतांत्रिक और वैभाषिक। स्वतांत्रिकों का ऐसा मानना है कि मतलब स्वतांत्रिक प्रत्यक्षवाद को बढ़ावा देते हैं, वैभाषिक जो होते हैं वो अप्रत्यक्षवाद को बताते हैं। तो कुल हीनयान का जो मूल दर्शन है कि अपदीपोभव, कि आपको स्वयं अपना प्रकाश बनना पड़ेगा, स्वयं आपको, जैसे महायान में क्या होता है कि बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट है। बोधिसत्व के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग क्या होता है कि बोधिसत्व आपको उस मार्ग की ओर, खुद की निर्वाण को पीछे खुद की निर्वाण को प्राथमिकता कम दे करके आप निर्वाण के मार्ग पर आगे बढ़ सको, उसको ज्यादा प्राथमिकता देंगे। बोधिसत्व ये कॉन्सेप्ट कहता, महायान ये कॉन्सेप्ट कहता है, लेकिन हीनयान क्या कहता है, अपदीपोभव, की स्वयं अपना दीपक बनो, स्वयं अपनी प्रकाश बनो। मतलब कि आप ही अपना मतलब स्वयं ही आपको वो मार्ग ढूंढना पड़ेगा, खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि क्या रास्ता है। कोई किसी का मतलब किसी के सहयोग को मना करता है, ये हीनयान का कॉन्सेप्ट है, अप दीपो भव, ठीक है। तो उसके ऊपर वो सब कोट कर सकते हो। बहुत अच्छा रवीना।